एवरीवन, हमने स्टार्ट कर रखी है अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है 11th क्लास की, उसकी फर्स्ट यूनिट। जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम क्या है? दैट इज द सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री। और उस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर जो आज का हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि अब तक हमने किया क्या है। तो हम सीधे चलते हैं अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके उस कवर पेज के ऊपर, जो यूनिट नंबर 1 है। और उसमें आप अच्छे से देखना अभी तक हमने किया क्या है। तो बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने जो स्टार्ट कर रखी है यूनिट 1, जिसका नाम क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री, जो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर अभी आपको दिख रही है। अब जो ये वीडियो है जो अभी हम आपको बना रहे हैं आपके सामने, जो हम दिखा रहे हैं आपको, और जो हमारी पहली यूनिट है जिसका नाम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, इसके अंदर से कुछ चीजें हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। जो चीजें हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं बेटा, वो कौन कौन सी चीजें हैं? दैट इज द पॉइंट 1.1। ये हमारा पहला सेशन रहा जिसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द केमिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट सेशन था हमारा नेचर ऑफ द मैटर के ऊपर। उसके बाद थर्ड सेशन हमने लिया द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर एंड देयर मेजरमेंट। और आज का जो हमारा सेशन है, जैसे हमने आपको पहले बताया, क्या नाम है बोलो बेटा इसका? अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। तो आज हमारा बिल्कुल कंप्लीट जो फोकस रहेगा वो हमारा इसी चीज के ऊपर रहेगा, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का मतलब होता है डेली रूटीन में जो जो चीजें हम मेजर करते हैं। तो हम सीधे चलते हैं अपने 1.4 के ऊपर। देखो, ये और सारी चीजें हम पहले ही आपको पढ़ा चुके होते हैं। तो सीधे अब हम चलते हैं अपने इसी चैप्टर के 1.4 पॉइंट के ऊपर। ये सारी की सारी चीजें बेटा जो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर हम स्क्रॉल कर रहे हैं, ये आपकी पहले से हो चुकी है बेटा। तो हम सीधे आ गए हैं। हमारा जो आज का टॉपिक होगा मेन, दैट इज द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट के ऊपर। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा यहाँ पे बोलो कौन सा टॉपिक है? द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। जब भी हम मेजर करते हैं किसी भी चीज को, अब इसका मतलब समझेंगे आप देखो, शॉप के ऊपर गए, लैब के अंदर आपने बैलेंस ली, बैलेंस के ऊपर आपने किसी चीज को मेजर किया। जो भी आप मेजरमेंट करते हैं उसके दौरान हमेशा आप श्योर नहीं होते, आप सर्टेन नहीं होते, आप अनसर्टेन रहते हैं। अनसर्टेन का मतलब नॉट श्योर, तो उसे अनसर्टेनिटी कहते हैं। उसे आप क्या कहते हैं? अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो अनसर्टेनिटी रहती है हमेशा ही मेजरमेंट के बारे में। तो मैनी ए टाइम इन द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री one has to deal with experimental data as well as the theoretical calculation। जब भी आप लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं तो आपने देखा है कि वहां पे आप एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, फिर जो डिफरेंट फार्मूलाज होंगे उनको यूटिलाइज भी करेंगे, उसमें वैल्यू भी पुट करेंगे, फिर आप कुछ ना कुछ कैलकुलेशन भी करते हैं। तो कैलकुलेशंस के दौरान क्या जो आपका रिजल्ट आया, क्या वो 100% बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल श्योर है, या उसमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी बनी रहती है? तो there are meaningful ways to handle the numbers conveniently। जो भी नंबर होते हैं उनको हम कैसे हैंडल करने की कोशिश करते हैं? बड़ी सावधानी से, कन्वीनियंटली। एंड प्रेजेंट द डाटा एंड प्रेजेंट द डाटा रिलेट रियलिस्टिकली विद सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब मैंने आपको बताया विद श्योरिटी। टू द एक्सटेंट ऑफ पॉसिबल का मतलब हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम जो भी काम करें, जो भी कैलकुलेशंस करें, उसके अंदर पूरी अनसर्टेनिटी ना रहे, वो सर्टेन हो, श्योर हो, वो बिल्कुल क्लियर हो। तो दीज आइडियाज आर डिस्कस्ड बिलो इन डिटेल। ये सारी की सारी चीजें अब नीचे इन डिटेल दी गई है। तो अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग देखो बेटा बन जाती है इसके अंदर 1.4.1, दैट इज द साइंटिफिक नोटेशंस। जैसे कि बेटा मैं आपको फिर बता दूं, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा काम है कि जो फिलहाल हम आपको पढ़ा रहे हैं कि एनसीईआरटी की बुक की जो लैंग्वेज है, उसकी जो लाइनें हैं, उसकी सेंस आपको समझाना। तो इसलिए आप बड़े ध्यान से देखते रहें। कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं।
एज केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम एंड मोलिक्यूल, आपको ध्यान होगा सबसे पहले सेशन के अंदर ही हमने ये देखा था केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री के अंदर हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, मोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। एटम मोलिक्यूल के बीच कॉम्बिनेशन होने के बाद, रिएक्शन होने के बाद जो नए कंपाउंड बन जाते हैं उनकी स्टडी हम करते हैं। तो as the chemistry is the study of atoms and the molecule which have extremely low masses and are present in extremely large number, आपको पता है कि कितने सारे कंपाउंड केमिस्ट्री के अंदर बनाए जा चुके हैं, लेबोरेटरी के अंदर बनाए जा चुके हैं। एज ए केमिस्ट हैज टू डील विद नंबर्स एज लार्ज एज, देखो कितना बड़ा नंबर हम डील कर सकते हैं। देखो ये नंबर देखिए आप कितना बड़ा है, 602 200000, देखो कितनी सारी जीरो है। फॉर द मोलिक्यूल ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस और एज स्मॉल एज, और इतना छोटा भी आप यूज कर सकते हैं नंबर 0 पॉइंट, देखो पॉइंट के आगे पहले कितनी सारी जीरो है, तो लास्ट में आ गया 0.166 ग्राम मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। इतना छोटा भी हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ सकता है नंबर। तो ये जो इतने बड़े नंबर 602, देखो इतना बड़ा नंबर उसको पढ़ना, और इतना छोटा नंबर इसको रीड करना, यहाँ पे पढ़ना। तो यानी ये जो सारी चीजें हैं इनको एक कन्वीनियंट तरीके से हम कैसे एक्सप्लेन करें आपको, तो उन सारी चीजों के बारे में कुछ पर्टिकुलर साइंटिफिक नोटेशन बनाई गई है। तो वो आखिर साइंटिफिक नोटेशन क्या है, वही अब हम पढ़ने वाले हैं अपनी इसी सेशन के अंदर, जिसका नाम बेटा क्या था, जैसे मैंने देखो आपको पहले बताया, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। जब भी हम मेजर करते हैं तो कोई ना कोई अनसर्टेनिटी बनी रहती है। वो इसलिए बनी रहती है क्योंकि कभी तो हमारे सामने इतनी बड़ी डिजिट आ जाती है और कई बार हमारे सामने इतनी छोटी डिजिट भी आ जाती है। तो उनको कन्वीनियंटली कैसे हम एक्सप्रेस करें, वो सारी बातें आज हम आज के सेशन में सीखने वाले हैं। फिर बेटा आपने ये सीखा है कि कुछ कांस्टेंट होते हैं, सिमिलरली अदर कांस्टेंट सच एज प्लैंक्स कांस्टेंट का आपने नाम सुना होगा। 6.62 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर, आगे बोलो बेटा कितना होता था, 10 रेज टू द पावर माइनस में 34 जूल सेकंड, ऐसा आपने पढ़ा था। स्पीड ऑफ लाइट जिसमें क्या होता है 3 × 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, हो गया ना 10 की पावर 8। देखो कितनी सारी जीरो आगे आ गई। चार्ज ऑन द पार्टिकल्स, अलग अलग पार्टिकल प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स का जब हम चार्ज देखते हैं, उनका मास देखते हैं, तो यानी जो उनका मैग्नीट्यूड होता है वो कितना छोटा हो जाता है अगर मास देखें तो हम। तो मीन्स ये सारी की सारी चीजें कन्वीनियंट तरीके से हम कैसे करें एक्सप्लेन, वही हम बेटा सीखने वाले हैं। इट मे लुक फनी फॉर ए मोमेंट टू राइट और काउंट नंबर्स इन्वॉल्विंग सो मेनी जीरोस, यानी जो इतनी सारी जीरो आगे आ जाती है, जैसे मैंने कहा 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, जो वेलोसिटी ऑफ द लाइट है। तो 10 की पावर 8 मतलब 3 के आगे कितनी जीरो आ गई, 10 की पावर 8 है ना, तो यानी 8 जीरो आगे आ गई। तो इतनी सारी जीरोस को काउंट करना, इतनी सारी जीरोस को बेटा क्या करना, काउंट। तो उसी के लिए ये लाइन लिखी है यहाँ पे, इट में लुक्स फनी फॉर ए मोमेंट, कुछ पल तो हमें ये बड़ा मजाक सा लगता है कि टू राइट और काउंट numbers involving so many zeros, but it offers a real challenge to do simple mathematical operations of addition, subtraction, multiplication और the division with such number। तो यानी इन्हीं नंबर्स को जिसमें इतनी सारी जीरो आ जाएं 10 की पावर 8, या पहले आ जाएं डिजिट से डेसिमल लग के फिर जीरो, जैसे कि आपने देखो यहाँ पे देखा था 0.000, देखो कितनी सारी, ये 166 है, इससे पहले कितनी सारी जीरो आई, 3 डेसिमल है। और यहाँ पे आप देखें 6022 के बाद ये कितनी सारी जीरो आपकी आगे आ गई, ये तो आगे 10 रेज टू द पावर की फॉर्म में 10 12 जो भी बनेंगी, और ये आएंगी माइनस की फॉर्म में 10 रेज टू द पावर माइनस में, क्योंकि जब डेसिमल को हटाएंगे तो ये सारी जीरो नीचे आ जाएंगी 1 के आगे, तो ऊपर जाके 10 रेज टू द पावर माइनस बनने वाला है। तो दोनों ही कंडीशंस के अंदर, दोनों ही टाइप की जो ऐसी वैल्यूज हैं, जब हम उनको यूज करते हैं किस किस चीज में, इन ऑपरेशंस के अंदर, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के अंदर, तो यानी ये हमारे लिए एक क्या होता है, एक रियल चैलेंज है कि किस तरीके से हम आपकी एडिशन करें, किस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करें, किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करें। क्लियर हो गया बेटा, तो ये सारी बातें हम सीखेंगे यहाँ पे।
So you can write any two numbers of above type and try any one of the operation. यानी आप क्या करें, ऐसे कोई भी दो नंबर ले लें जो ऊपर, जिसमें बाद में सारी जीरो हो, पहले जीरो हो, और फिर उसके बाद आप क्या करें, दो नंबर लेने के बाद फिर आप ट्राई करें एनी वन ऑपरेशन। लाइक द ऑपरेशन मीन्स कौन सा, जो अभी अभी हमने ऊपर नाम बताया, या तो आप एडिशन करके देखें उन दो नंबर के बीच में, या उन दो नंबर के बीच में आप सब्ट्रैक्शन करके देखें, या मल्टीप्लीकेशन करके देखें, या डिवीजन करके देखें, कोई भी एक आप कोशिश करें। ट्राई एनी वन ऑफ दिस ऑपरेशन, यू लाइक टू एक्सेप्ट द चैलेंज, एंड देन you will really appreciate the difficulty in handling the number। और फिर आप महसूस करेंगे कि इस तरह के नंबर लेने के बाद अगर हमें एडिशन करना पड़ जाए, सब्ट्रैक्शन करना पड़ जाए, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ जाए, डिवीजन करना पड़ जाए, तो हमें किन किन डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है, हम कैसे इन चैलेंज को स्वीकार करेंगे, हम कैसे हैंडल करेंगे इन डिफिकल्टीज। क्लियर हो गया बेटा? तो ये इस लाइन का मतलब था। दिस प्रॉब्लम इज सोल्व्ड बाय यूजिंग द साइंटिफिक नोटेशन फॉर सच नंबर्स। अब इस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया गया? इस प्रॉब्लम को दूर किया गया, दिस प्रॉब्लम इज सोल्व्ड बाय यूजिंग द साइंटिफिक नोटेशन फॉर सच नंबर्स, दैट इज द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। बोलो उसको कौन सी नोटेशन बोलेंगे? दैट इज द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इन विच, जिसमें होता क्या है, इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन, इन द फॉर्म ऑफ एन। यहाँ पे अब कैसे लिखेंगे, 10 रेज टू द पावर n की फॉर्म में हम उसको लिखेंगे, वेयर n इज एन एक्सपोनेंट having positive or the negative values that vary from 1 to 10। Thus for example here we can write, for example मान लीजिए आपके पास ये आ गया 232.508, मान लीजिए बेटा ये आ गया, तो इसको जब आप लिखेंगे तो इसको आप कैसे लिखें? इसको लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। वो तरीके देखो क्या क्या हो सकते हैं, जो अलग अलग तरीके जैसे मैंने बताया वो क्या हो सकते हैं, अभी आप वो देखेंगे बड़ी ध्यान से। अब आप देखें कि हम इसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के कितने वे हो सकते हैं। जैसे ये हमने लिखा 232.508, अब इसको कैसे लिखे हम? इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.32508 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 2। इन साइंटिफिक नोटेशन 10 की पावर की फॉर्म में हमने बताया हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और कैसे इसको हम लिख सकते हैं, देखो इसके लिखने के ना बेटा बहुत सारे तरीके हैं, वो सारे के सारे आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना। देखो वो तरीके क्या क्या हो सकते हैं, बड़े ध्यान से देखना बेटा। देखो ये जो चीज है यहाँ पे 232.508, देखो जो आपने यहाँ पे लिखा है, इसको मान लीजिए बेटा मैं आपके सामने ऐसे लिख देता हूँ 2.32508 ऐसे। ठीक हो गया बेटा? अब इसको देखो बड़े ध्यान से देखना, हम इसको कैसे लिख सकते हैं। ये डेसिमल बेटा इधर था, सॉरी, देखो मैं दोबारा लिखता हूं इसको। ये है यहाँ पे 232.508। ठीक हो गया बेटा? अब पहला वे तो क्या होता है, जो आप छोटी क्लास में आपने सीखा है, डेसिमल को मान लीजिए हम हटा देते हैं, डेसिमल को हटा के इसके डिवाइडेड में जो डेसिमल उसकी जगह देखो 1 लिखते हैं, आगे जितने डिजिट होते हैं वहां पे आप क्या लिख देते हैं, ऐसे आप 0 लिख देते हैं। क्लियर हो गया बेटा इतना? अब इसको रिप्रेजेंट करने के देखो तरीके क्या हो सकते हैं। अगर आप इस सारी जीरो को ऊपर लेके जाना चाहें तो बेटा आप ऐसे लिख देंगे 232.508 और मल्टीप्लाइड बाय, ये नीचे जो 10 की पावर 3 हो गया ना बेटा, ऊपर जाके क्या आएगा 10 रेज टू द पावर -3। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? इतनी आगे बात समझ में? आप इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हो बेटा? आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, देखो जब भी आप किसी चीज को सेम चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें, देखो मैं दोबारा लिखता हूं आपके सामने, मान लीजिए बेटा ये था 232.508, ठीक है बेटा, इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूं और 10 से बेटा मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। ध्यान से देखना क्या है इसका मतलब। अब मैंने 10 से डिवाइड किया तो क्या हुआ बेटा, 10 की वजह से एक डेसिमल आ गया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 23.2508। इस 10 की वजह से तो डेसिमल थोड़ा आपकी लेफ्ट साइड में चला गया, देखो यहाँ पे आ गया, और ऊपर क्या रह गया बेटा 10 रेज टू द पावर में 1। हो गया? इतनी बात आ गई क्लियर समझ में? अगर ऐसे की बजाय मैं क्या कर देता, वहां पे ऊपर 100 से ही मल्टीप्लाई करता और 100 से ही डिवाइड करता, तो क्या हो जाता? तो फिर बोलो क्या हो जाता, जल्दी बताओ शाबाश। तो फिर क्या होता, देखो इसको मैं हटा देता हूँ, देखो यहां से अब क्या होता, अब ये 100 है ना बेटा नीचे डिवाइड में, तो 2 डेसिमल इधर आ जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा 2.32508
और मल्टीप्लाइड बाय ऊपर वाले 100 को क्या लिख दोगे 10 रेज टू द पावर में 2, जैसे हमने इधर लिख के आपको दिखाया था। देखो ये जो चीज आपको यहाँ पे लिखी हुई दिख रही है, तो कहने का अभिप्राय सिर्फ यही नहीं है जो एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पे दे रखा है कि वी कैन राइट 232.508 एज ऐसे, इसको ऐसे ही नहीं लिख सकते, इसको लिखने के तरीके कई हो सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज टू एक्सप्रेस द सेम थिंग इन द फॉर्म ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। जैसे आपने ऊपर देखा 10 की पावर 1 की फॉर्म में, अब 10 की पावर 2 की फॉर्म में हमने करके दिखा दिया आपको। क्लियर हो गया ना बेटा? अगर मान लीजिए इसी चीज को आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं 1000 से डिवाइड, तो नीचे 3 जीरो है ना बेटा, तो यहाँ पे स्टार्ट में डेसिमल आ जाएगा, देखो ऐसे। तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा 232508, और मल्टीप्लाइड बाय ऊपर 1000 था ना, तो 10 रेज टू द पावर 3। यानी इसी चीज को, इसी सेम चीज को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी चीज को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज टू एक्सप्रेस द सेम थिंग। क्लियर हो गया बेटा? तो ये बड़ी सिंपल चीजें हैं जो आपने छोटी क्लासेस में सीखी भी हैं, और ये आपको आनी भी चाहिए। नोट दैट, आपने क्या नोट किया? नोट दैट व्हाइल राइटिंग इट द डेसिमल हैड टू बी मूव्ड टू द लेफ्ट। आपने देखा ना लेफ्ट में कितना चला गया, 1 प्लेस 2 प्लेस। यहां पे आप देखें ये था 232, और यहाँ पे क्या आ गया 2.32। देखो 2.32, 2 पॉइंट इधर खिसक गया ना बेटा, 2 पॉइंट चला गया इधर। कितने पॉइंट चला गया बेटा यहाँ पे? 2 पॉइंट इधर चला गया, देखो है ना। जो ये जो 32 था ये डेसिमल यहां से हमने यहाँ पे चला दिया, तो इसलिए लिखा है लेफ्ट में चला गया, बोलो कितने 2 पॉइंट, 2 प्लेसेस तक चला गया। क्लियर हो गया बेटा? इतनी आगे ना बात समझ में, 2 पॉइंट इधर चला गया आपका, और जिसकी वजह से क्या हमने यहाँ पे लिख दिया, एंड द सेम इज द एक्सपोनेंट, और वही सेम एक्सपोनेंट हो गया। 2 प्लेस वो इधर चला गया, तो पावर में बोलो कितना आ गया 2, तो 10 की पावर में बेटा आपने क्या लिख दिया 2। और ये कोई क्रैम करने की चीज नहीं है कि 10 की पावर में 2 क्यों लिखा, अभी मैंने आपको करके दिखाया। मैंने 3 पॉइंट भी उधर किया, तो 10 की पावर आपने देखा था आपके 3 आ गया था इस टाइप से। सिमिलरली बिल्कुल इसी टाइप से अगर हम देखें, ये देखो बेटा ध्यान से, अगर हमने ये वैल्यू ले ली सिमिलरली 0.00016, इसको आप कैसे लिख सकते हो? कैन बी रिटन एज 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर में 4। आप इसको सिर्फ ऐसे ही नहीं लिख सकते, इसको लिखने के तरीके और भी हो सकते हैं। देखो बेटा वो क्या क्या हो सकते हैं, बड़े ध्यान से देखो। मान लीजिए बेटा मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ध्यान से देखना, 0.000 था ना बेटा, 00016, ये ऐसे था। आप इसको कैसे लिखना चाहते हैं? आप ये लिखना चाहते हैं कि आपके ये डेसिमल ही हटा दें, हम पूरा पूरा ही हटा दें हम डेसिमल, तो पूरा हटा देंगे तो बेटा नीचे बोलो क्या आ जाएगा, डेसिमल की जगह 1, और आगे 1 2 3 4 5 5 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया? अब इसको कैसे लिखें? अगर मान लीजिए हम चाहते हैं 16 ही रह जाए, ये 16, तो अब इसको कैसे लिखेंगे? दैट इज 16 मल्टीप्लाइड बाय, ये 10 की पावर 5 ऊपर आके क्या आ जाएगा बेटा 10 रेज टू द पावर 5 बन जाएगा। क्लियर हो गया? ये भी एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको रिप्रेजेंट करने का? आप ऐसा भी कर सकते हैं ना कि जो ये 4 जीरो है ना, एक जीरो से तो एक डेसिमल लगा रहने दो, एक डेसिमल तो आप लगा रहने दें, यानी 1 जीरो तो यहीं पे छोड़ दें। कहने का अभिप्राय देखो ऊपर 16 था ना बेटा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या था ये 1 2 3 4 5 जीरो थी, तो आप ऐसे लिख दो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4, ऐसे भी तो एक ही बात है। तो 10 जो है उससे डेसिमल आप ऊपर लगाएं तो बेटा क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1.6, है ना, ये जीरो की वजह से 1.6। और ये 10 की पावर 4 ऊपर चला जाए तो क्या बन जाएगा 10 की पावर माइनस में 4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिख के दिखाया गया। तो कहने का मतलब जो ये सेम है 0.00016, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे मैंने ऊपर लिखा था 16 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस में 5, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं जो अभी यहाँ पे भी लिख के दिखा रखा है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस में 4। तो कहने का अभिप्राय क्या है, यहाँ पे जो बेसिक चीज सिखाई गई है वो सिर्फ इतनी है कि जो डेसिमल पॉइंट, हियर द डेसिमल हैज टू बी मूव्ड, यहाँ पे डेसिमल कितना मूव कर गया, हियर द डेसिमल हैज टू बी मूव्ड 4 प्लेसेस टू द राइट। डेसिमल 4 प्लेस अगर राइट में जाता है, देखो यहां से 0.00016 था, 4 पॉइंट राइट में जाता है, तो क्या हो जाता है 10 की पावर एक्सपोनेंशियल में क्या आ जाता है -4। तो यानी कॉमन सी बात बताई गई है कि डेसिमल किधर जा रहा है, डेसिमल अगर लेफ्ट में जाता है, कितनी स्टेप्स गया, कितने प्लेस लेफ्ट में गया, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर में उतना पॉजिटिव आता है। यहाँ पे राइट में आ गया ये डेसिमल, कितना खिसक गया राइट साइड में, देखो इधर
तो जितना राइट में वो आपका मूव कर जाएगा उतना ही 10 रेज टू द पावर में क्या आएगा, माइनस में आ जाएगी उतना मैग्नीट्यूड। 4 प्लेस तो 10 की पावर माइनस में 4, 3 प्लेस तो 10 की पावर माइनस में दिस मच। अब ये मैंने 5 प्लेस भी देखो आपको मूव करके दिखाया था, यहाँ पे 5 प्लेस तो क्या आ गया था, 16 × 10 रेज टू द पावर माइनस में 5। क्लियर हो गया। तो ये सिर्फ नोटेशंस के बारे में उनकी सेंस समझा रखी है कि जो 10 की पावर में जो साइंटिफिक नोटेशन है, जो एक्सपोनेंशियल टर्म बनती है 10 रेज टू द पावर समथिंग, वो समथिंग में यहाँ पे 10 की पावर 2 है। जैसे देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव में आएगा, या 10 की पावर माइनस, देखो -4 है, तो ये माइनस में आएगा। कब आएगा, अगर डेसिमल लेफ्ट में मूव कर जाए तो प्लस में आएगा 10 की पावर, और कितने प्लेस मूव किया उतना ही रेज टू द पावर में। राइट में कितना मूव कर गया, राइट में तो 10 की पावर में जितने प्लेस मूव कर गया उतना ही आएगा। जैसे 10 की पावर माइनस में 4, क्योंकि 4 प्लेस मूव कर गया राइट में, तो इसलिए 10 की पावर माइनस में 4। तो ये आपके यहाँ पे वेज बता रखे हैं कि कैसे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपको हमने मैथमेटिकल तरीके से डायरेक्टली उस चीज को सिखा भी दिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा बेटा। नाउ फॉर परफॉर्मिंग द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड। अब हम आपको सिखाएंगे कि जैसे कि मैथमेटिक्स के अंदर आप प्लस माइनस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं, तो फिर कैसे आप ध्यान रखेंगे। तो सारी की सारी चीजें बेटा अभी हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे रूल्स आएंगे अबाउट द मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन के बारे में। तो अगली हेडिंग बेटा हमारी क्या आ गई बताओ शाबाश, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन, दैट इज अवर नेक्स्ट पॉइंट। तो जो बातें अभी हमने आपको बताई, दीज टू ऑपरेशन फॉलोज द सेम रूल, वही सेम रूल हम यूज करेंगे, विच आर देयर फॉर द एक्सपोनेंशियल नंबर, जो कि एक्सपोनेंशियल नंबर्स के लिए होता है। बिल्कुल वही सेम रूल हम यहाँ पे यूज करेंगे। कुछ चीजें जो आप यूज कर सकते हैं, कैसे हमारा जवाब आएगा, कैसे हम उनको कट करेंगे, तो सिंपल मैथमेटिकल चीजें हैं बेटा, ये आप आराम से मैथ में पहले ही सीख चुके होते हैं। क्लियर हो गया, उसी टाइप से कैसे कट करना है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है इसके अंदर, ये मान लीजिए बेटा नीचे देखो, ये 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 3 है, तो 10 की पावर माइनस 3 से 10 की पावर माइनस 3 है ना बेटा, तो ये ऊपर जाके देखो, ये ऊपर जाके कट तो नहीं सकता क्योंकि सेम नहीं है। तो होगा क्या बेटा यहाँ पे बताओ, कई बार हम जल्दबाजी में ऐसे ना कर दे, इससे इसको कट कर देना। 10 की पावर माइनस 3 है, ये ऊपर जाके 10 की पावर 4 भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा बोलो, 10 की पावर माइनस 3 तो पहले से था, 10 की पावर माइनस 4 और ऊपर चला जाए। अगर बेस सेम होता है, जैसे 10 की पावर माइनस 3 ये ऊपर चला गया, तो क्या आ गया, 10 की पावर माइनस में 4 आ गया। तो बेस दोनों का सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। तो बोलो कैसे होंगी, -3 - 4, तो बेटा क्या आ गया, 10 की पावर माइनस में 7। तो सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स की चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे 2.7 5.5 डेसिमल से डेसिमल कट हो जाएगा, और सिंपल मैथमेटिक्स से आप उसका जवाब निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया ना बेटा, आगे इतनी बातें समझ में। चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं अपना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब हम करें तो क्या होगा, सिमिलरली जो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसके दौरान भी फॉर दीज टू ऑपरेशंस फर्स्ट द नंबर्स आर रिटन इन सच ए वे दैट दे हैव द सेम एक्सपोनेंट, कि उनके अंदर एक्सपोनेंशियल टर्म सेम होनी चाहिए। मतलब दो चीजों को आप ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए इन दो चीजों को आप ऐड करना चाहें, यहाँ पे 6.65 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर, मल्टीप्लाई बेटा मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4 है, यहाँ पे 8.95 मल्टीप्लाई है बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 है। तो क्या, और आगे अब हम इनको ये चाहें कि ऐड कर दें, तो क्या हम इनको ऐड कर पाएंगे, नो। ऐड करने के लिए यही तो बताया कि हमने ऊपर क्या लिखा था, दे मस्ट हैव द सेम एक्सपोनेंट। मतलब यहाँ पे 10 की पावर 4 है तो इधर भी 10 की पावर 4 हो, या ये 10 की पावर 3 है तो इधर 10 की पावर 3 ही होना चाहिए। कुछ ऐसा हमें करना है चेंज। तो बेटा कैसे करें, देखो ये 10 की पावर जो 3, इसको 4 कैसे बनाए, ये बड़ी सिंपल सी चीज है। देखो अगर हम इसको 10 से ही मल्टीप्लाई कर दे और 10 से ही डिवाइड कर दे इस नंबर को, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। होगा क्या, 10 की पावर 3 और इधर 10 की पावर 1 है, ये तो ये आपस में ऐड होके क्या बन जाएगा बेटा, दैट बिकम्स द 10 की पावर 4। और जो नीचे डिवाइड में 10 है उसकी वजह से क्या होगा, ये डेसिमल एक पॉइंट इधर मूव कर जाएगा यहाँ पे, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे आ गया, देखो
0.895 0.895 मल्टीप्लाइड बाय बेटा क्या बन गया, 10 की पावर में 4 बन गया ना। और पहले वाली चीज बेटा आपकी है सच रही कि 6.65 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर में 4। अब आप इनको ऐड बड़ी आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो बेटा, ऊपर देखो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखो जैसे ये था ना बेटा 6.65 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर, देखो ये तो 4 था, दूसरे को भी आपने 4 में ही कन्वर्ट कर दिया, देखो ऐसे 10 की पावर 4 हो गया। और ये बन कौन गया बेटा, देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ये आपका बन चुका है, बोलो कौन, ये आपका हो गया था 0.895। तो कैसे लिखें, देखो डेसिमल के नीचे तो बेटा डेसिमल ही आना चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात है। और ये 0 डेसिमल के नीचे डेसिमल आए, आगे क्या है बेटा 8 9 और 5, कुछ नहीं है तो ऊपर आगे 0 लिख दोगे, कुछ भी नहीं है तो अब ऐड कर देंगे 0 और 5 बेटा 5 हो गया, 5 और 9 14 हो गया, कैरी ओवर 1 हो गया, 8 6 14 1 15 हो गया, कैरी ओवर 1 हो गया, तो ये 7 हो गया बेटा। आ गया ना आंसर 7.545 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म्स बेटा बिल्कुल सेम थी, तो ये इसका जवाब बन जाता है। ये क्या बन जाएगा बेटा, इसका जवाब। आगे बेटा बात समझ में क्लियर हो गई होंगी ना बातें जो अभी मैंने आपको बताई। अब इसमें कोई प्रॉब्लम, देखो आ गया ना बेटा आंसर, देखो जो अभी हमने क्या निकाला था यही हमारा देखो यहाँ पे जवाब आ गया। देखो ये नीचे निकाल के दिखा रहे हैं 7.545 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर में 4। ये कुछ साइन बुक के अंदर ही ये मिसप्लेस है यहाँ पे, ठीक है ना बेटा, तो ये ध्यान रखना ये कुछ साइन अपने आप ही मिसप्लेस है, ये हमारी वजह से नहीं है। इतना मतलब समझ में आ गया होगा ना आपको। चलो ठीक है बेटा, अब इसको क्लियर कर देते हैं। तो ये तो हुआ हमारे एडिशन के दौरान। सिमिलरली आप सब्ट्रैक्शन के दौरान भी सेम रूल लगाएंगे जो अभी अभी हमने रूल लगाया बेटा। कौन सा रूल लगाया, एडिशन का, वही सेम रूल किसके लिए चलेगा, सेम रूल चलेगा आपके, बोलो किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का एक जैसा रहता है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक जैसा रहता है। जैसा कि अभी आपने लगाया ये एडिशन के लिए, बिल्कुल सेम आप किसके लिए लगा देंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन के लिए। सिमिलरली द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर कैन बी डन एज शोन बिलो। तो यहाँ पे भी बेटा देखो क्या दिखा रखा, बड़े ध्यान से देखो, ये दो नंबर है, देखो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय, बोलो क्या है बेटा यहाँ पे 10 की पावर -2, और दूसरा क्या है माइनस में 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3। तो क्या अब हम इनको माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को पहले सेम बनाना पड़ेगा। देखो सेम कैसे बनाया, देखो ये तो एज सच ही रहा 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2, ठीक है ना बेटा। अब जो दूसरा नंबर था इधर, इसमें हमने क्या किया, देखो 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर, जो हमें -2 ही रखना है ना, तो इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, 10 की पावर -2 और मल्टीप्लाइड बाय दोबारा से 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 को नीचे ले गए और बेटा क्या आ गया, ये नीचे 10 की पावर -1 मीन्स 10। 10 है डिवाइडेड में 4.8 के, तो ये डेसिमल एक पॉइंट इधर मूव कर जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। तो देखो पहले वाली चीज तो वही रही 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2, माइनस में एक डेसिमल इधर मूव करने से ये क्या बन गया 0.48 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2, ऊपर का आपका रह गया था। अब आप बड़ी आराम से इसको माइनस कर सकते हैं, जो कि सिंपल तरीका होता है। देखो 2.5 ये मल्टीप्लाइड बाय बेटा क्या है 10 की पावर -2, और इधर बेटा क्या है 0 पॉइंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल आए 48 है ना, और मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -8। अब देखो ये 10 -8, ये 2 हो गया, 4 में से 4 गया बेटा कितना हो गया, ये 0 हो गया, और ये 2 में से 0 गया 2 हो गया, ये आपके ऐसे चले। आ गया ना बेटा, ये आपका जवाब आ गया। समझ में आ गई बातें, ये थी साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड, एक्सपोनेंशियल टर्म से रिलेटेड, कि कैसे आप इन चीजों को सोल्व करते हैं। क्लियर हो गया बेटा, यहां तक कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं, क्लियर कर दें इनको, ठीक है बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी हेडिंग आ जाती है, दैट इज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट का आखिर मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस, जिसका कोई यूज हो, जिसका क्या हो, यूज हो। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन होती हैं, जिनका अपना कोई ना कोई यूज हो, जिनकी कोई यूटिलिटी हो, जिनका कोई मतलब निकलता हो। मान लीजिए मैं ये कह दूं मेरे पास है ना 500 रुपीज है, 500 लिखेंगे, मैं ये कह दूं मेरे पास है ना 005 रुपीज है,
तो क्या पहले वाली जीरोस की कोई वैल्यू है? नो। तो मीन्स ऐसे ही हमें कुछ डिजिट्स को काउंट करना है। देखो डिजिट कौन होती हैं? जीरो से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस कॉल्ड द डिजिट्स। ये डिजिट कहलाती है। बेटा क्या कहलाती है? डिजिट्स कहलाती है। डिजिट भी कई तरह की होती है, सर्टेन डिजिट, अनसर्टेन डिजिट्स, आपकी डिफरेंट टाइप की आपकी डिजिट्स होती है। डेसिमल के बाद, डेसिमल के राइट हैंड साइड में जितनी डिजिट्स लगती हैं वो अनसर्टेन होती हैं। आपने देखा बेटा, कभी आप शॉप के ऊपर गए होगे और आपने देखा होगा जो आपकी बैलेंस होती है उसमें जो रीडिंग आती है, कोई भी चीज आप वे करते हैं, ऐसे लिखा है 10.01, फिर वो फ्लक्चुएट करिए 10.02, 10.03, मतलब डेसिमल से राइट हैंड साइड वाली डिजिट्स फ्लक्चुएट कर सकती है, वो चेंज हो सकती है, उनमें सर्टेनिटी नहीं, वो अनसर्टेन है। तो डिजिट दो टाइप की होती हैं। कौन सी? जो डेसिमल से राइट साइड में होती हैं अनसर्टेन डिजिट, जो डेसिमल से पहले लगती हैं, जितनी भी डिजिट होती है वो सर्टेन डिजिट होती है। बोलो बेटा कैसी होती है? सर्टेन डिजिट्स। अब हमें करना क्या है? कोई भी जो क्वांटिटी हमारे सामने आ गई उसमें सर्टेन हो अनसर्टेन हो डिजिट जो भी हो, हमें उस पूरी की पूरी फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर हमें ये काउंट करना है जितनी भी हैं डिजिट, 0 1 2 3 एंड सो, टोटल टोटल कितनी डिजिट्स है वो टोटल, उन टोटल में से वो कितनी डिजिट्स हैं संख्या में जिनकी अपनी कोई सिग्निफिकेंस है, जिनकी अपनी क्या है बेटा? सिग्निफिकेंस। सो द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, द टोटल नंबर ऑफ द डिजिट्स प्रेजेंट इन एनी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। उन्हें आप बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। यही हमारी हेडिंग है अगली 1.4.2, दैट इज द सिग्निफिकेंट फिगर्स, दैट इज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब तो बेटा आप समझ गए होंगे सिग्निफिकेंट फिगर का। चलो अब हम इन लाइनों को पढ़ के इनकी सेंस समझते हैं। एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स हैज सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इट। कोई भी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो हमारी रीडिंग आती है उसके अंदर कोई ना कोई अनसर्टेनिटी तो होती ही है। क्या पता वो रीडिंग हमारी ठीक है, थोड़ा उसमें चेंज भी हो सकता था, कुछ डेसिमल पॉइंट तक वो ठीक भी हो सकती है और कुछ गलत भी हो, कुछ एरर भी उसमें हो सकती है। हाउएवर one would always like the results to be precise and accurate। लेकिन हर कोई क्या चाहता है? मैं भी ये चाहता हूं कि हमारा जो रिजल्ट हो वो कैसा हो? वो एक्यूरेट हो और प्रिसाइज भी हो। प्रिसाइज का मतलब, मान लीजिए बेटा आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, अब टीचर ने कहा बेटा इस एक्सपेरिमेंट को 3 बार करके दिखाएं आप, आपने उस, और टीचर ने वो एक्सपेरिमेंट पहले कर रखा है। मान लीजिए मैं टीचर हूं, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट पहले किया, सेम सॉल्यूशंस मैंने आपको दे दिया, आपको टाइट्रेशन करने के लिए हमने दे दिया। मेरी मान लीजिए रीडिंग आ गई उस टाइट्रेशन के दौरान जो आपकी आनी चाहिए, मान लीजिए 10 ml आनी चाहिए आपकी, ठीक है? मेरी तो वही आई थी और मैं चाहता हूं कि आपकी भी वही आए, क्योंकि सेम सॉल्यूशन है, सेम पैटर्न है, सेम अमाउंट जो लेना है वो टीचर ने आपको बता दिया कि इतनी इतनी अमाउंट के साथ आपको टाइट्रेशन करनी है, आपने किया। मान लीजिए आपकी रीडिंग आ गई 10 ml 10 ml 10 ml, 3 बार किया, तीनों बार 10 ml आ गए। इट मीन्स आपका रिजल्ट एक्यूरेट है, साथ के साथ प्रीसाइज है। प्रीसाइज का मतलब रिपीटेडनेस ऑफ द रिजल्ट, आपका रिपीट हो गया। अब दूसरी बात बताते हैं, मान लीजिए आपका रिजल्ट आ गया 10.5, 10.5 आ गया, दूसरी बार किया 10.3 आ गया, अगली बार किया 10.7 आ गया, तो क्या आपका हर बार एक जैसा आ रहा है? नहीं आ रहा, हर बार एक जैसा नहीं आ रहा बेटा आपका, तो आपका एक्यूरेट नहीं है, प्रिसाइज भी नहीं है, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा। तो आपका रिजल्ट अब ना तो एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है। अब तीसरा बताते हैं, मान लीजिए बेटा आपका रिजल्ट मेरी अकॉर्डिंग तो आपका 10 ml आना चाहिए था, लेकिन आपका आ गया 10.5, दोबारा किया फिर 10.5, तीसरी बार किया फिर भी 10.5, तो बेटा आपका रिजल्ट कैसा है? एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि आपका 10 आना चाहिए था, आपका क्या आया? 10.5 ml 10.5 ml 10.5 ml, लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है, तो प्रिसाइज है आपका रिजल्ट। तो प्रिसाइज है, रिपीट हो रहा है तो प्रिसाइज है, लेकिन मेरे जो मैंने कहा वैसा नहीं आया, तो आपका एक्यूरेट नहीं है। तो ये दो शब्द हैं जो हमने यहाँ पे लाइन लिखी, इसका मतलब बताया। हाउएवर वन वुड ऑलवेज लाइक द रिजल्ट्स टू प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। हर कोई चाहता है कि रिजल्ट एक्यूरेट हो। मान लीजिए मैंने कहा 10 हो, तो आपका भी 10 हो, और प्रिसाइज का मतलब बार बार ही 10 हो। मैं एक्सपेरिमेंट आपसे 3 बार कर रहा हूं तो भी 10 हो, 4 बार कर रहा हूं तो भी 10 हो, मतलब रिपीटेडनेस में भी 10 ही आना चाहिए, तो उसको प्रिसाइज कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, इससे अगली लाइन देखो, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आर ऑफन रेफर्ड टू व्हाइल वी टॉक अबाउट द मेजरमेंट। तो जब कभी भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई मेजरमेंट करते हैं, तो आप समझ गए होंगे आप क्या चाहोगे हमेशा कि आपका रिजल्ट एक्यूरेट आए, और दोबारा करो तो भी वही आए,
तीसरी बार करो तो भी वही आए, उसको प्रिसाइज आना कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजल्ट क्या रहा आपका? प्रिसाइज रहा। क्लियर हो गया बेटा? रिपीट हो जाना, उसके बिल्कुल नजदीक आ जाना, वही आ जाना बार बार। तो अब देखो उसी के बारे में हम अपनी हेडिंग पढ़ते हैं। एनसीईआरटी की बुक में क्या लिखा है देखो। प्रिसीजन refers to the closeness of various measurement for a same quantity। वो एक सेम क्वांटिटी लेके आप बार बार मेजरमेंट की आपने, तो जो आना चाहिए था, जैसे मैंने बताया 10 ml, तो आपका क्या आ रहा है? क्या बार बार आपका वही आ रहा है? क्या जो मैंने कहा 10 वो नहीं है, आपका रिजल्ट कुछ और आ गया 10.5, तो क्या बार बार 10.5 ही आ रहा है? तो मीन्स क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी, आपकी क्लोजनेस तो आ गई, लेकिन एक्यूरेसी का प्रिसीजन से इस टाइप से संबंध नहीं है कि वो गलत बार बार आए। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आपकी एक पर्टिकुलर जो ट्रू वैल्यू होती है उसके साथ एग्रीमेंट का होना जरूरी है। तो एक्यूरेसी का तो मतलब क्या हुआ? एग्रीमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू विद द ट्रू वैल्यू, हमेशा ट्रू वैल्यू से मैच होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था ना, मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मेरी 10 ml आ गया, तो अगर आपका 10 ml के साथ एग्रीमेंट है, 10 वैल्यू के साथ ट्रू, मेरी 10 वैल्यू क्या हो गई बेटा? ट्रू वैल्यू हो गई। उस ट्रू वैल्यू के साथ अगर आपका एग्रीमेंट है, मतलब मैचिंग है, वो आ रहा है, तो वो एक्यूरेसी कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्यूरेसी। लेकिन अगर आपकी मैचिंग ट्रू वैल्यू के साथ नहीं है, लेकिन हर बार आपकी क्लोजनेस है आपके खुद के रिजल्ट के साथ, वो गलत है, आपका एक्यूरेट नहीं है, आपके खुद के रिजल्ट के साथ आपकी बार बार क्लोजनेस है, तो वो प्रीसीजन कहलाता है। तो प्रीसाइज रिजल्ट हो सकता है वो आपका एक्यूरेट भी हो सकता है एक्यूरेट ना भी हो। तो ऐसे ही कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई दे रहे हो तो लिखा सकते ना, द प्रीसाइज रिजल्ट में बी एक्यूरेट और नॉट एक्यूरेट। ये लाइन बिल्कुल ठीक है, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। कुछ आगे बेटा बात समझ में क्लियर हो गया होगा ना बेटा यहाँ तक? ठीक है, अब हम ये जो अभी बताया इसका एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे लिखा मिलेगा, देखो। द ट्रू वैल्यू फॉर ए रिजल्ट इज 2 ग्राम। मान लीजिए, अब ये एग्जाम्पल दे रखा है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, मान लीजिए जो ट्रू वैल्यू है किसी रिजल्ट की वो 2.00 ग्राम है। एंड स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट ए है, टेक टू मेजरमेंट, उसने 2 मेजरमेंट ली बेटा, उसने भी उसी चीज को वे करके देखा, तोल के देखा, एंड द रिपोर्ट ऑफ रिजल्ट्स आर 1.95 एंड 1.93। उसका रिजल्ट 1.95 और 1.93 आ गया, जबकि ट्रू वैल्यू बेटा क्या थी? 2.00 ग्राम। तो आपने क्या देखा? दीज वैल्यूज आर प्रिसाइज एज दे आर क्लोज टू ईच अदर। देखो 1.95 और 1.93 जो दो वैल्यू है एक दूसरे के देखो नजदीक है, लेकिन ये वैल्यू जो ट्रू वैल्यू थी ना, जो ट्रू वैल्यू थी उससे तो दूर है ना, 2.00 से तो दूर है रिजल्ट, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के नजदीक है। तो वही बताया, दीज वैल्यूज आर प्रीसाइज, ये दोनों रिजल्ट जो आए यहाँ पे ये क्या एक्यूरेट है? ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि 2.00 से तो दूर है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के नजदीक है। मीन्स दीज वैल्यूज आर प्रीसाइज एज दे आर क्लोज टू ईच अदर, बट दे आर नॉट एक्यूरेट, क्योंकि जो ट्रू वैल्यू थी आपकी 2.00 उससे क्या है? ये रिजल्ट दूर है। तो बोलो, जो ये बच्चों का रिजल्ट आया एग्जाम में ही आ गया, मान लीजिए बेटा कंपटीशन एग्जाम में या आपकी क्लास में आ गया कि एक्सप्लेन, देखो ये क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन माने बेटा, जो मैंने अभी आपके सामने ब्लू कर दिया, दैट इज द क्वेश्चन। टीचर ने पूछा कि एक्सप्लेन अबाउट देयर प्रिसीजन एंड द एक्यूरेसी, जो आपके डाटा है इसके बेसिस पे आप एक्यूरेसी और प्रिसीजन एक्सप्लेन करें। तो आपको आंसर यही तो लिखना है ना, जैसे भी बताया कि दीज टू रिजल्ट दैट इज 1.95 एंड 93 दे आर क्लोज टू ईच अदर, सो दीज रिजल्ट्स आर प्रिसाइज, but these 1.95 and 1.93 they are far away from 2.00, so these results are not accurate। क्लियर हो गया बेटा? आगे बात समझ में। अब हम देखते हैं दूसरे बच्चे ने क्या किया, बड़े ध्यान से देखना। अनदर स्टूडेंट रिपीट द एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्टेन द रिजल्ट, बोलो क्या? 1.94 एंड 2.05। देखो इसका रिजल्ट और भी गजब का आ गया। देखो इसके जो दो रिजल्ट हैं 1.94 और 2.05, ये आपस में भी एक दूसरे के नजदीक नहीं है ना, एक दूसरे के नजदीक, एक दूसरे के नजदीक है ही नहीं। और प्लस ये 1.94 और 2.05, ये जो ट्रू रिजल्ट ट्रू वैल्यू थी हमारी 2.05 उससे भी दूर है। तो इट मीन्स क्या निकला, क्या ऑब्जर्वेशन निकली? कि जो ये रिजल्ट है दे आर नीदर प्रिसाइज एंड नॉर एक्यूरेट। तो ये दूसरे स्टूडेंट ने जो ये काम किया था, जो ये रिजल्ट निकाले, ये रिजल्ट क्या है? ये ना तो प्रिसाइज है
क्यों प्रिसाइज नहीं है? बिकॉज बिकॉज दे आर नॉट क्लोज टू ईच अदर। और ये एक्यूरेट भी नहीं है बिकॉज दे आर नॉट लाइक दैट ऑफ द ट्रू वैल्यू। जो ट्रू वैल्यू थी 2.00 उस जैसे भी नहीं है। तो बोलो बोलो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या निकली? दीज रिजल्ट्स आर नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। क्लियर हो गया बेटा? अब देखो थर्ड स्टूडेंट का रिजल्ट देखते हैं। नाउ वी हैव द थर्ड स्टूडेंट। ध्यान से देखना बेटा। नाउ वी हैव द थर्ड स्टूडेंट। अब देखो थर्ड स्टूडेंट ने क्या किया। उसका रिजल्ट आ गया बेटा 2.00 एंड 1.99। तो ये जो 2.00 2.01 और 1.99 है ये एक दूसरे के नजदीक भी है ना, बिल्कुल नजदीक। तो इसलिए रिजल्ट क्या हो गए? प्रिसाइज भी है। फर्दर 2.01 और 1.99 जो है ये जो हमारी ट्रू वैल्यू थी उसके भी नजदीक है। इसका मतलब जो ये थर्ड जो स्टूडेंट था उसके जो रिजल्ट आए हैं ये क्या है? ये प्रिसाइज भी है और साथ के साथ एक्यूरेट भी है। तो ये क्वेश्चन है जो ऐसे एग्जाम में दे सकता है टीचर। तीन स्टूडेंटों के रिजल्ट दे दिए ऐसे, ट्रू वैल्यू दे दी, और फिर आपसे पूछा कि तीनों स्टूडेंटों के रिजल्ट के बारे में बताएं कि वो प्रिसाइज हैं या नहीं, एक्यूरेट है या नहीं। तो इस तरीके से डाटा दे के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये क्वेश्चन आप समझ गए हो गया। अब ऐसे ही बेटा देखो नीचे ये और भी डाटा ऐसे आपकी बुक के अंदर दे रखा है। जैसे टेबल 1.4 डाटा टू इलस्ट्रेट प्रिसीजन एंड द एक्यूरेसी। अब तो आप समझ ही गए होंगे। स्टूडेंट ए है, उसने 1.95 रीडिंग आ गई, 1.93 रीडिंग आ गई, जैसे देखो अभी जो बताया गया था ऊपर। तो उसकी एवरेज लेते हैं तो 1.940 आ गई, इसलिए वो ऊपर वाली बात कही। लास्ट वाले की देखो 2.01 1.99, एवरेज ली तो बेटा क्या आ गई थी? 2.00, जो ट्रू वैल्यू के बिल्कुल नजदीक थी। ट्रू वैल्यू ही थी बल्कि 2.00। इसलिए जो स्टूडेंट थर्ड का रिजल्ट था बेटा क्या था? दैट इज बोथ प्रिसाइज एंड द एक्यूरेट। तो नेक्स्ट लाइन का मतलब समझते हैं अब हम। द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल और द कैलकुलेटेड वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब हमारी अगली हेडिंग आ जाती है कि जो भी अनसर्टेनिटी है एक्सपेरिमेंट के अंदर या कैलकुलेटेड वैल्यूज के अंदर, उसको हम कैसे मेजर करते हैं, हम क्या कैलकुलेट उसमें कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। दैट इज द नेक्स्ट हेडिंग अवर इज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो अवर नेक्स्ट हेडिंग इज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेटा जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो टोटल जो डिजिट होती है हमारे पास, डिजिट डिजिट कौन होती है बेटा? जो हम नंबरिंग करते हैं 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके जो 9 तक की हमारी जो नंबरिंग होती है बेटा, दिस ऑल कॉल्ड डिजिट। 0 1.1 2 3 4 5 6 7 8 रहे, दिस ऑल आर डिजिट। इनमें से ये जो शुरू में जीरो है दैट इज कॉल्ड एज जीरो डिजिट एंड ऑल अदर आर कॉल्ड एज द नॉन जीरो डिजिट। सबसे पहला पॉइंट देखो, डिजिट भी दो टाइप की होती है। एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, एनी न्यूमरल वैल्यू जो गिनती वाली वैल्यू होती है 0 1 2 9 तक, दिस ऑल कॉल्ड आपकी डिजिट्स, इन्हें डिजिट्स कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अब इन डिजिट्स में मैंने बताया दो टाइप की डिजिट होती है। एक तो डिजिट होती है जिसे आप कहते हैं जीरो। द जीरो न्यूमरल वैल्यू इज कॉल्ड एज जीरो डिजिट, इसे आप जीरो डिजिट कहते हैं। एंड द digits other than zero are called as the non-zero digits. The digits other than जीरो आर कोल्ड एज दी, बोलो क्या कहेंगे आप? नॉन जीरो डिजिट। बेटा कई बार ये डेफिनेशन आ जाती है एग्जाम में, आपको ऐसे ही लिखनी होती है। द न्यूमरल वैल्यू जीरो इज कॉल्ड एज जीरो डिजिट। द न्यूमरल वैल्यू अदर देन जीरो आर कॉल्ड एज नॉन जीरो डिजिट। 1 2 3 एंड अप टू 9 दिस कॉल्ड एज नॉन जीरो डिजिट। क्लियर हो गया बेटा? इतना क्लियर हो गया? अब मान लीजिए हमने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने लिख दी। देखो कोई फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपके सामने लिख दी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने लिख दी 005, मैं कहूं, और इसके मैंने आगे रुपीस लिख दिया। बेटा ये रुपीस है मेरे पास, बोलो बेटा कितने रुपीस हैं? 5 ही तो हैं। तो क्या इन दो जीरो की कोई वैल्यू, कोई मतलब, कोई सेंस निकली, कोई सिग्निफिकेंस निकली, कोई मीनिंग निकला इन जीरो का? नहीं निकला। तो वही हम बता रहे हैं, जब हम अब हम काउंट करेंगे इसमें वो कितनी डिजिट हैं। 005 रुपी जो लिखा वो कितनी डिजिट हैं जिनकी कोई सेंस है? वो सिर्फ एक ही डिजिट है और वो ये 5 है। इसका कोई मीनिंग निकलता है कि 5 रुपए मेरे पास, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने ये लिख देता इसकी बजाय 500 रुपीज ऐसे। तो हम कहते हैं कि इस 5 की भी वैल्यू, इन दो जीरो की भी वैल्यू है। मेरे पास 500 रुपए हैं। तो ये जो दो जीरो है ना बेटा यहाँ वाली, ये अब सिग्निफिकेंट हो गई, इनकी इनकी मीनिंग है, यहाँ पे इनकी सेंस है, इनकी कोई वैल्यू है। और जो 005 रुपीज में जो जीरो लिखी उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं, उनकी कोई मीनिंग नहीं है, दे आर मीनिंगलेस। तो मीन सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन होते हैं?
देखो जो एनसीईआरटी की बुक की लाइन पढ़वाते हैं, द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स। मीनिंगफुल डिजिट्स को ही सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। अब आप ये बताओ बेटा, इसमें कितनी है 005 में सिग्निफिकेंट डिजिट्स, बोलो इसके अंदर कितनी है? सिर्फ वन, एक है बेटा, एक है, वन सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें बताओ बेटा कितनी है? इसके अंदर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है। बोलो कितनी है? थ्री। देखो ये 5 भी, 0 भी, जीरो, कितनी डिजिट होगी? 1 2 3, तीनों डिजिट की सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे सिर्फ ये जो 5 डिजिट थी इसकी सिग्निफिकेंस थी, तो एक ही हुई ना बेटा। तो आंसर क्या लिखोगे? 005 रुपीज में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ओनली वन इज द आंसर। 500 रुपीज में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है। सो थ्री इज द आंसर। ओके बेटा, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो यही हमने यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में सीखा, जो लिख रखा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी, जिनको आप सर्टेनिटी के साथ जानते हैं, कि आप जानते हैं, बिल्कुल श्योर हैं कि हाँ इनका कोई मीनिंग है। 500 रुपीज, 500 रुपए, इन दो जीरो का कोई मीनिंग है। 005 में इन दो जीरो का कोई मीनिंग नहीं था। तो हम ये बिल्कुल कैसे जानते? विद सर्टेनिटी। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन हुई? द फिगर्स, द डिजिट्स which have some meaningful value, या the significant figures are meaningful digits, are those meaningful digits which are known with certainty, जिनको हम certainty के साथ जानते हैं। The uncertainty is indicated by writing the certain digits and the last uncertain digits। जैसे कुछ बातें और बताते हैं आपको। इफ वी राइट ए रिजल्ट एज 11.2 ml, मान लीजिए मैंने कोई रिजल्ट ऐसे लिख दिया 11.2 ml। अब दो बातें आ जाती हैं बेटा, इसके बाद अगली चीज मैं आपको आगे बताऊं। जैसे मैंने आपको बताया 0 से 9 तक, जीरो न्यूमरल वैल्यू को जीरो डिजिट कहते हैं, और 1 से 9 तक सारी आपकी नॉन जीरो डिजिट थी। अब अगला पॉइंट आ जाता है सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट। जैसे अभी हमने यहाँ पे लिख रखा है, कोई वैल्यू अगर मैं ऐसे लिख देता हूं आपके सामने, जैसे ये नीचे एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है 11.2 ml। जैसे मैंने आपको बताया था ना, आप कोई चीज वे करते हैं या मेजर करते हैं जैसे, तो डेसिमल के राइट में जितनी भी डिजिट होती हैं, 0.2 ये एक डिजिट है, ये अनसर्टेन डिजिट कहलाती है। ये क्या कहलाती है बेटा? दैट इज द अनसर्टेन डिजिट। और डेसिमल से पहले जो डिजिट होती हैं वो आपकी सर्टेन डिजिट्स कहलाती है बेटा। क्या कहलाती हैं? दिस कॉल्ड एज द सर्टेन डिजिट्स। तो दो तरह, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में दो तरह की डिजिट्स हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर डेसिमल है भी कि नहीं। अगर डेसिमल है तो दो डिजिट होंगी सर्टेन अनसर्टेन, डेसिमल के राइट हैंड साइड वाली अनसर्टेन और डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड वाली आपकी सर्टेन डिजिट्स होंगी। ये सर्टेन अनसर्टेन किसकी बात कर रहे हैं? दिस अबाउट द डिजिट्स। के डिजिट्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, सर्टेन डिजिट्स एंड द अनसर्टेन डिजिट्स। क्लियर हो गया बेटा? आगे ना बात समझ में? तो कौन सी दो निकली बेटा? सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे आपको लिखा, आपने देखा, क्या लिखा देखा बेटा आपने यहाँ पे? एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें जो भी हम आपको बता रहे हैं, बताओ शाबाश। के इफ वी हैव ए रिजल्ट दैट इज द 11.2 ml, जैसे मैंने आपके राइट में लिख के दिखा दिया रेड पेन से 11, जो 11 है बेटा क्या है? दैट इज द सर्टेन डिजिट, जैसे मैंने आपको बताया। और डेसिमल के बाद है 0.2 राइट हैंड साइड में, सो दैट 2 इज हियर द अनसर्टेन डिजिट। एंड द अनसर्टेनिटी वुड बी ±1 इन द लास्ट डिजिट, क्योंकि जो वो वैल्यू है वो ऐसा भी तो हो सकता था कि रिजल्ट आपका 11.2 की बजाय 11.1 आ जाता, वो हमसे गलती हो गई, या रिजल्ट 11.3 आ जाता। ये है इस लाइन का मतलब, जो लिखा है यहाँ पे +-1। +-1 का मतलब इस 11 में नहीं है +-1 के 12.2 हो जाता, नो। ये हम बातें किस में बता रहे हैं? इस लास्ट वाले हिस्से बेटा, ये 0.2 जो लिखा है, देखो ये जो 0.2 है, तो 11.2 की बजाय 11.3 आ सकता है, 11 पॉइंट आपके 1 आ सकता है। तो यही हमने लिखा है +-1 इन द लास्ट डिजिट। लास्ट कौन है? ये 11.2 वाली जो चीज है, ठीक है। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, एन अनसर्टेनिटी ऑफ +-1 इन द लास्ट डिजिट इज ऑलवेज अंडरस्टूड। लास्ट डिजिट के अंदर हमेशा ही ये अनसर्टेनिटी हमेशा ही रहती है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। क्लियर हो गया बेटा? आगे यहां तक की बातें समझ में कि कहां पे अनसर्टेनिटी रहती है और किन बातों का हमें ध्यान रखना है। अब बेटा कुछ रूल होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के।
Now there are certain rules for determination of number of significant figure in the given physical quantity. तो अगली हेडिंग बेटा हमारी क्या आ गई? How to determine the number of significant figures in the given physical quantity. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अब हम वो सीखने वाले हैं अपने इन कुछ रूल्स के तहत। हम सिर्फ यहाँ पे वो बातें आपको सिखा रहे हैं, आमतौर पे एक्सप्लेन कर रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर ही गिवन है। हम एक्स्ट्रा चीजों को लगभग नहीं ले रहे हैं, लेकिन कोई शब्द आ गया तो उसका मतलब समझाने का प्रयास आपको जरूर कर रहे हैं। तो इसलिए हर चीज को बड़े ध्यान से समझे बेटा, क्योंकि इसके अंदर से मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन डायरेक्ट क्या आ जाते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी की बुक आपके लिए मस्ट है, रीड करना, समझना, हर लाइन की सेंस को समझना। तो अब देखो पहला रूल देखना बेटा, आप खुद समझना और बताना मुझे। पॉइंट नंबर 1, मैं फिर से बता दूं हमारी हेडिंग क्या चल रही है। हमारी हेडिंग है रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो उसके रूल क्या है? पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कोई ऐसी क्वांटिटी आपके सामने लिख दी जिसमें जीरो ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया 285, आगे यूनिट चाहे कोई भी, 285 रुपीज, 285 मीटर, 285 सेंटीमीटर, एनीथिंग। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी आपके सामने लिख दी जिसमें जीरो ही नहीं है, तो वो सारी की सारी डिजिट सिग्निफिकेंट होंगी। तो नॉन जीरो बताया था ना, डिजिट दो टाइप की होती है, तो जीरो डिजिट या नॉन जीरो डिजिट। जीरो मतलब जीरो न्यूमरल वैल्यू, तो जीरो डिजिट, उसको छोड़ के 1 से 9 तक की गिनती वाले नॉन जीरो डिजिट कहलाते हैं। अभी आपको ऊपर बताया था। तो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, वो तो हमेशा सिग्निफिकेंट हमेशा ही होंगी। फॉर एग्जाम्पल 285 सेंटीमीटर में यहाँ पे बेटा कितनी है? देयर आर 3 फिगर्स, 3 फिगर्स हैं। इसमें देखो बेटा 0.25, इसके अंदर 2 फिगर। अब ये रूल बेटा अगला आ जाएगा, ये रूल आगे आएगा, हम इसको इसमें इंटरमिक्स नहीं करना चाहेंगे। जो ये वाली लाइन थी इसके लिए अलग पॉइंट बन जाएगा। अगर जीरो हो तो क्या हो? जीरो जो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट हो भी सकती है और ना भी हो। देखो पहला पॉइंट तो क्या आया? ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अगर कोई क्वांटिटी ऐसी है जिसमें नॉन जीरो डिजिट है, वो तो सिग्निफिकेंट है ही है। अब पॉइंट आ गया अगला कि जीरो डिजिट कैसी होती है। तो हम कहेंगे जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट हो भी सकती है और ना भी हो। द जीरो डिजिट में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। क्लियर हो गया बेटा? अब वो कब कब कैसा होगा? अब पॉइंट नंबर 2 में चलते हैं बेटा, बड़े ध्यान से देखना। देखो जो जीरो प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, आपकी नॉन जीरो डिजिट, लेकिन उससे पहले बेटा मैं एक चीज और आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा, जो एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पे फिलहाल लिख देनी चाहिए थी। वो क्या थी? वो ये थी, क्या पता अगले पॉइंट में आ जाए, लेकिन हम आपको पहले बता देते हैं कि जैसे अभी हमने आपको बताया कि जैसे 285 है बेटा, 285 इसमें 3 फिगर्स हो गए। बोलो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई? सिग्निफिकेंट फिगर्स, देयर आर 3 फिगर इन इट। क्लियर हो गया बेटा? अगर मैं जीरो को लिख दूं लेकिन नॉन जीरो के बीच में लिख दूं, इफ जीरो डिजिट इज प्रेजेंट, अभी मैंने बताया ना कि द जीरो डिजिट में भी सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट। जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट कभी हो भी सकती है और ना भी हो। पर मैंने बताया था ना 005 रुपीज में तो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं थी, और 500 रुपए में 5 के आगे 2 जीरो आगे वो सिग्निफिकेंट हो गई थी। तो ऐसे ही मैं अगला पॉइंट कि जो जीरो है कब होगी सिग्निफिकेंट और कब नहीं होगी। अगर जीरो नॉन जीरो के बीच में आ जाती, जैसे मैंने लिख दिया 2085, लिख दिया ना बेटा 2085, या मैंने लिख दिया 2805, देखो नॉन जीरो के बीच में लिख दिया, तो अब ये सारी की सारी डिजिट सिग्निफिकेंट है। बोलो कितनी हो गई इसमें? 4। इसमें कितनी होगी बेटा? 4। क्लियर हो गया? यहां तक आप समझ गए? तो जो जीरो डिजिट है अगर नॉन जीरो के बीच में आ जाती है तो वो हमेशा ही सिग्निफिकेंट होती है। तो इसलिए इसमें 4 फिगर हो गई। क्लियर हो गया बेटा? अब अगला पॉइंट अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो एक लाइन जो मैंने बोली पॉइंट नंबर 1 के बाद, वो आप जरूर ऐड कर लेना। ये जो अभी हमने लिखा ना बेटा यहाँ पे कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, फॉर एग्जांपल यहां तक लिख के, और फिर पॉइंट नंबर जो 2 एनसीईआरटी की बुक में उससे पहले एक पॉइंट ऐड कर लेना। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि द जीरो डिजिट में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, ऐसे करके फिर उसके सब पार्ट बन जाएंगे। द जीरो डिजिट विल बी सिग्निफिकेंट इफ इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट, जैसे नॉन जीरो के बीच में है तो सिग्निफिकेंट होगी। क्लियर हो गया? अब दूसरी चीज ये देखो वो कब सिग्निफिकेंट होगी और कब नहीं होगी। देखो अगर जीरो डिजिट नॉन जीरो के लेफ्ट में है, कहां पे बेटा? लेफ्ट में। देखो आप ध्यान से देखो 0.003, इसमें 3 के लेफ्ट में है ना बेटा जीरो, और तो कुछ है ही नहीं। इफ देर इज ओनली जीरो, if all zeros are present on the left of the
नॉन जीरो डिजिट, जैसे 0.003, इस 0.003 में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर हो गया? ऐसे ही 0.0052 में इसमें दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 और 2। कहने का अभिप्राय नॉन जीरो डिजिट है और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में सारी जीरो है, चाहे वो कितनी भी जीरो हो, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। तो वही लिखा, द जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, सच जीरो इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। वो हमने डेसिमल पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए ये जीरो लिख दी, लेकिन उनकी कोई भी क्या नहीं होती, बोलो, कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। अब इसके साथ देखो एक पॉइंट मैं आपको ऐड कर देता हूं घुमा फिरा के, जो आपको याद रखना चाहिए। द पोजीशन ऑफ द डेसिमल नेवर चेंजेस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो इसका मतलब समझा देता हूं आपको, देखो बड़े ध्यान से देखना आप इस चीज को। देखो यहाँ, देखो मान लीजिए मैंने इस पहले वाले को क्लियर कर दूं। अब देखो आप, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया बेटा 0.0052 लिख दिया ना बेटा। अब मैं डेसिमल की पॉइंट चेंज कर रहा हूं, 0.052। अब फिर देखना बेटा 0.052। फिर देखना बेटा 0.005.2। अब समझ में आई कुछ बात मेरी? इसमें हर एक में किसी में भी देखोगे तो सिग्निफिकेंट जो फिगर्स हैं, बोलो कौन? सिग्निफिकेंट फिगर्स, बोलो कितनी है? इसमें भी टू, इसमें भी टू है सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें भी टू है, इसमें भी टू है। तो ये अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है रूल का, जो यहां पे हमें लिख देना चाहिए था। यानी इसी पॉइंट को घुमा फिरा के जो आप याद कर सकते थे वो यही था कि द पोजीशन ऑफ द डेसिमल इन द सेम क्वांटिटी। देखो क्वांटिटी वही सेम है, वही चीजें हैं। तो द पोजीशन ऑफ द डेसिमल नेवर चेंजेस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपके पोजीशन हमने डेसिमल की देखो बदल के दिखाई, लेकिन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या रहे? बिल्कुल सेम रहे। क्लियर हो गया बेटा? आगे ना बात समझ में? तो इस चीज को आप ऐसे भी ध्यान रखेंगे। अब देखो ये अगला पॉइंट नंबर 3 पे लिख दिया जो मैंने पहले बताया था, द जीरो, द जीरो प्रेजेंट, द जीरो प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर, बेटा क्या रहेंगी? दे आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। देखो जैसे हमने यहां पे लिख दिया आर सिग्निफिकेंट। जैसे 2.005, जो ये दो जीरो आई है कहां पे? आ गई नॉन जीरो डिजिट के बीच में, इसलिए वो सिग्निफिकेंट होंगी। बेटा क्या होंगी? दीज विल बी सिग्निफिकेंट। क्लियर हो गया? आगे ना बात समझ में? उसके बाद देखो नेक्स्ट रूल, the zero at the end or the right of the number are significant provided they are on the right side of the decimal point। कि वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है तो उनकी सिग्निफिकेंस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। कुछ समझे इस बात को जो मैंने अभी बोली है? बोलो क्या मतलब है कि द जीरो एट द एंड, जीरो एंड में आ गया, जीरो या तो एंड में हो, और द राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल। डेसिमल के अगर वो राइट साइड में है तो फिर वो क्या होंगी? सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बेटा? सिग्निफिकेंट, अगर डेसिमल के राइट साइड में है। अब देखो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे सर एक मिनट रुको, देखो इसी बात को हम कुछ ऐसे कहना चाहते हैं। मैं कहूंगा बेटा चलो बताओ। देखो आपने ऐसे बता दिया सर, देखो आपने अभी कहा कि ऑन द राइट साइड, आपने आधी लाइन पढ़ ली, देखो ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल हो, तो आपने कहा सर देखो राइट साइड में कर देते हैं डेसिमल के। Zeros at the end or the right side of a number are significant provided they are present on the right side of the decimal point। देखो ये डेसिमल पॉइंट आ गया और इसके राइट में कर दिया, देखो 0.02, देखो बेटा ऐसे लिख दिया। तो आप कहेंगे सर क्या ये अब आपके सिग्निफिकेंट हो गई? नो, नहीं है। आपकी, आपने अधूरापन पढ़ा। देखो ये राइट साइड का मतलब क्या था? इसका मतलब ये था यहाँ पे कि मान लीजिए कोई नॉन जीरो डिजिट पहले आ गई, देखो 5 पॉइंट, ठीक हो गया। अब इसके आगे आपकी डेसिमल के बाद अब जीरो आ गई, आपकी कुछ जीरो आ गई, इस टाइप से जीरो आ गई, आगे ना डेसिमल के राइट साइड में। लेकिन ये कब? नॉन जीरो डिजिट आपके पास पहले से है और फिर आपने इसमें डेसिमल लगा दिया और फिर डेसिमल के राइट साइड में आ गई, तो अब वो सिग्निफिकेंट है। अब वो बोलो बेटा क्या है? नाउ दे आर सिग्निफिकेंट। क्लियर हो गई बातें? अब इस चीज को थोड़ा बड़े ध्यान से आपको याद रखना है। ये जीरो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं है,
क्योंकि इन जीरोस के लेफ्ट में, इधर देखो, इधर इधर लेफ्ट में कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है। अगर कोई नॉन जीरो डिजिट हो और उसके बाद राइट में जीरो आती है तो वो सिग्निफिकेंट हो जाती है। लेकिन वो सिग्निफिकेंट भी कब होती है? जब वो डेसिमल के राइट में हो। जैसे यहाँ पे अब देखो, मैं ये लिख देता हूँ बेटा, बड़े ध्यान से समझना। मैंने लिख दिया 500, मैंने ऐसे लिख दिया ना बेटा। अब 500 मैंने लिखा और एक मैंने ये लिख दिया बेटा, बड़े ध्यान से समझना, 500। अब मैंने डेसिमल लगा दिया, तो यहां पे जो मैंने डेसिमल लगाया है ना, तो अब तो इसमें तो हो गई थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन इसके अंदर आपकी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इन दो की कोई वैल्यू नहीं। फिर आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया था 500 रुपीज। उस 500 रुपीज का मतलब क्या था? वो एक फिक्स क्वांटिटी हमने दे दी थी, उसके आगे कोई यूनिट हमने लगा दी थी कि 500 रुपए है। लेकिन सिंपल अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 500, जैसे आप इधर देखो, अब देखो जो नीचे हम आगे बता रहे हैं, बट if otherwise the zero are not significant, अदरवाइज जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, 100 हैज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर। जो 100 आपके पेपर में लिखा आ गया तो इसके अंदर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर 100 के बाद डेसिमल लगा देते, जैसे मैंने 500 के आगे लगा दिया, तो 100 के आगे भी डेसिमल लगा तो उसके अंदर क्या होगी? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाती है। अकेला 100 लिख दिया तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगी, उसमें एक ही होगी जो 11 है बेटा, यही होगी। ठीक हो गया? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो जीरो का मतलब आपने कैसे कैसे समझा कि जीरो कब होगी सिग्निफिकेंट, कब नहीं होगी। इस पॉइंट के अंदर भी जो आपने देखा, जीरो एट द एंड, जीरो या तो एंड में हो। जैसे एंड में तो बेटा हमने लगा दिया 500, ये 100 लगा दिया ऐसे। तो जीरो एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। जीरो अगर आपके एंड में है, ये 500 के देखो एंड में है, या आप ये कह सकते हो द राइट ऑफ ए नंबर, किसी नंबर के राइट में है, किसी नंबर के राइट में है, तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। लेकिन प्रोवाइडेड, देखो प्रोवाइडेड का कंडीशन लगा दी, कब होंगी? दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में हो। कहां पे हो? डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में हो। अब राइट साइड में तो मैंने लिख के ये भी दिखा दिया था ऊपर 0.002, देखो ऊपर 0.002, लेकिन उधर कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं था। नॉन जीरो डिजिट आ जाए वो बात हम तब की कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब देखो ये नीचे देखो, अब अगला पॉइंट बताते हैं बेटा, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना आप। जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं, एक चीज और भी मैं क्लियर करूंगा अभी आपकी। देखो जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है। फॉर एग्जाम्पल इन 2 balls or 20 eggs, there are infinite significant figures as they are exact number and can be represented by writing infinite number of zeros after placing a decimal. For example, 2 को आप कैसे लिख सकते हो? 2.000 इतना लिख दो। और 20 को कैसे लिख सकते हो? 20 के आगे डेसिमल लगा के पता नहीं कितनी जीरो आप आगे लगा दो। क्लियर हो गया बेटा? When numbers are written in scientific notation, the number of digits between 1 and 10 gives the number of significant figures. For example, हमने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा है बेटा यहाँ पे? दैट इज द 4.01, ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2। तो जो एक्सपोनेंशियल जो टर्म्स होती हैं उनमें कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होती है। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आई? 4.01, ये 3 आ गई। सो 3 इज द आंसर। अगली में देखो 8.256 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 में, तो बेटा ये 4 आ गई। तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे हो गई हैं। क्लियर हो गया बेटा? आगे बात समझ में? अब कुछ रूल आएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स को ही हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन किसके दौरान? ड्यूरिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर दी दो नंबरों की, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना, फाइनल रिजल्ट, उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, उसी के आधार पे आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। और फाइनल एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। बताओ, अगर हम इन दो चीजों को, इन 3 चीजों को, मान लीजिए 3 चीजें हैं, इनको अगर हम ऐड कर रहे हैं, इनको हमने ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी,
ये पूछा जाता है। ये नहीं कि आंसर क्या आया, ये पूछा जाएगा कि फाइनल रिजल्ट में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे मान लीजिए सिंपल जो छोटी क्लासेस में आपको सिखाते हैं उसके अनुसार आपका ये 31.122 आ गया, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रही हैं। तो क्या ये जो 5 आंसर है ये ठीक भी है या नहीं, क्या पता 5 हो, क्या पता 5 ना भी हो। तो क्या 5 ही होगा या 5 नहीं होगा, तो क्या होगा, ये सारी चीजें अब हम सीखेंगे अपनी इस अगली हेडिंग में, जिस हेडिंग का नाम है रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ significant figures, significant numbers, rule for determination of the significant numbers during addition and the subtraction। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दौरान फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, उसके रूल क्या हैं, अब हम वो पढ़ने वाले हैं। तो वो चीज अभी आप देखेंगे बेटा। क्लियर हो गया? तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हमारा आज का टॉपिक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो इसलिए आप बड़े ध्यान से उस चीज को देखना बेटा। हाँ तो देखो बेटा, अब हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने, जैसे कि हमने ये पहले भी ले रखा है यहाँ पे एग्जाम्पल। आप इसमें बड़े ध्यान से देखें। मान लीजिए सिंपल 3 वैल्यूज हैं आपके सामने यहाँ पे। बोलो क्या क्या 3 वैल्यूज हैं ये आपके सामने। वन इज द 12.11, 18.01, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए बेटा, 1.012। इन तीनों को ऐड करें। देखो सिंपल मैथमेटिक्स के अनुसार जब आप ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 12.11 डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखिए बेटा आप एग्जाम में, यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे हो गया है। 18.0, उसके बाद 1.012। अब एक चीज का बेटा ध्यान रखना है, अब ये ध्यान देना, छोटी क्लास में आपको क्या सिखाया था बताओ। आपको ये सिखाया था कि यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है 1.012। तो आप क्या करें, आप ऐसे करें बेटा, औरों में तो जैसे 18.01 है अपनी मर्जी से जीरो लगा दो। नो, यहाँ पे नहीं करना। यहाँ पे आप अपने वैसे जूम कर लेंगे, वैसे जूम कर लेंगे कि भाई यहाँ पे देखो कुछ नहीं है ना, यहाँ पे भी देखो कुछ नहीं है, डैश डैश लगा दिया, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे 2 है तो देखो 2 आ गया, आप आंसर निकाल दें। यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं है तो मतलब कुछ नहीं, तो जीरो ही है। लेकिन जीरो लिखना नहीं है, तो 1 और 1 बेटा 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 8 और 2 10 और 1 11, 1 आ गया, 1 कैरी ओवर हो गया, तो 1 और 1 3 हो गया बेटा, आ गया ना वही आंसर। देखो अब क्या करें, देखो एडिशन और एडिशन, एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन है उसके दौरान का रूल बड़ा सिंपल सा है, बेसिक सा है। देखो क्या है, आपको क्या करना है इसमें, ये तो इधर समझ में आ गया ना कैसे ऐड करना है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। अब देखो आपको क्या करना है वो ध्यान देना। अब आप स्क्रीन के ऊपर देखो, फिर दोबारा से हम इसको नीचे ले आएंगे। देखो हाँ, अब ठीक है। देखो अब ये बताओ, ये जो पहली क्वांटिटी आपकी 12.11, इसमें डेसिमल के बाद कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बोलो बेटा कितनी है? देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल। सेकंड में बोलो कितनी है? आफ्टर डेसिमल देयर इज 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये क्यों है, मैंने बताया था ना, जीरो भी सिग्निफिकेंट क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद आई है। नॉन जीरो के बाद में है और डेसिमल के भी बाद में है, डेसिमल आ चुका है। इसमें बताओ डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बेटा एक बड़ा बेसिक सा रूल है जो आपके यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दौरान चलता है। बोलो किसके दौरान? आपको ये देखना है कि अमंग द गिवन क्वांटिटीज, among the given quantities, among these 1 2 and 3 physical quantities, in the final result, the final result must have the least number of significant figures among the given physical quantities। देखो आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद हर एक के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो जो लीस्ट नंबर है, जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो तो 1 है, किसी में 2 है, तो मिनिमम नंबर किसमें हुई? इसमें हुई 1। तो फाइनल रिजल्ट के अंदर भी जो रिजल्ट आए उसमें डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रहनी चाहिए, मतलब इन दो को तो हटा दें। इन दो को क्या कर दें? हटा दें। इनको हटाना है आपको, इसको रिमूव करना है। इसको क्या करना है बेटा? रिमूव करना है। तो इनको रिमूव करना भी हमें आना चाहिए कि कैसे रिमूव करेंगे, उसके भी कुछ रूल है। उसके भी क्या है बेटा? उसके भी कुछ रूल होते हैं। अब देखो हेयर आपके 18.0, अब बड़े ध्यान से देखना। देखो मैं आपको दोबारा से ऊपर से पढ़वाता हूँ। देखो ये मैंने ऐसे लिख दिया, ये तो पता चल गया था ना। देखो द रिजल्ट्स, द रिजल्ट्स कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल देन ईदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर।
जितने भी ओरिजिनल ये 3 नंबर थे, 3 ही थे ना ओरिजिनल नंबर, तो 12.11, 18.0, 1.012, तो क्या लिखा था, रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन ईदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर। किसी भी ओरिजिनल नंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी क्या नहीं होने चाहिए, मतलब ये एक ओरिजिनल नंबर है 18.0, इसमें 1 हो गया सिग्निफिकेंट, तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये कहेंगे सर यहाँ पे तो 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन तीनों जो ओरिजिनल नंबर हैं उसमें डेसिमल के बाद उनसे ज्यादा नहीं होने चाहिए। उनसे ज्यादा का मतलब मिनिमम वाले को ही देखना पड़ेगा। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है बेटा, यहाँ पे 1, तो फाइनल रिजल्ट में 1 ही आएगा। हेयर 18.0 हैज ओनली 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट and the result should be reported only up to 1 digit after the decimal, so the answer will be 31.1। चाहे एडिशन का क्वेश्चन हो चाहे आपका सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हो, आप हमेशा इसी रूल को फॉलो करेंगे। जितनी भी क्वांटिटीज दे रखी हो और उनके अंदर अगर डेसिमल भी आ गया है, तो डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट कितनी है डेसिमल के बाद, उतनी ही फाइनल आंसर के अंदर होनी चाहिए, फाइनल रिजल्ट के अंदर होनी चाहिए। क्लियर हो गया बेटा, एडिशन का रूल समझ में आ गया। और जो मैंने कहा कि इनको हटाएं कैसे, उसे राउंडिंग ऑफ कहते हैं। उसको बेटा क्या कहते हैं, राउंडिंग ऑफ का रूल। राउंडिंग ऑफ का रूल क्या कहता है, बड़ा बेसिक सा पॉइंट है राउंडिंग ऑफ का। तो देखो, जैसे अभी आपने ये किया बेटा 31.122 लिखा, ये आपकी लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट है, हमें यही तो रखनी है ना, जैसे डेसिमल के बाद एक ही रखना था, तो दैट इज कॉल्ड एज द लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट। क्या बेटा, ये लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट थी हमारी, यही थी ना बेटा, ठीक है। उसके बाद देखो, उससे जो नेक्स्ट डिजिट है आपकी, नेक्स्ट ये 2 है ना बेटा, या 20 30 की फॉर्म में देखो तो 22 आ गया बेटा। तो ये जो 22 है ये क्या है बोलो, ये 50 से छोटा है। तो अगर 50 से छोटा हो, या अकेले 2 को देखें, ये 5 से छोटा है, तो लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट के अंदर नो चेंज, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, देयर विल बी नो चेंज। अगर यहाँ पे 31, अगर यहाँ पे 31.173 होता, तो आंसर क्या होता है, ये लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट जो 2 थी बेटा, आंसर हमारा 31.2 आ जाता। क्योंकि ये लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट से जो अगली डिजिट है जो 7 है, जो 5 से बड़ी है, तो अगर 5 से बड़ी हो तो लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट में 1 ऐड करना होता है, तो आंसर आता 31.2। क्लियर हो गया बेटा। आप राउंडिंग ऑफ का मतलब, राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिटेंशन ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट को रिटेन करके रखना, बचा के रखना, उस प्रोसेस को राउंडिंग ऑफ कहते हैं। तो डेफिनेशन आ जाए, बट इज राउंडिंग ऑफ, तो क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ रिटेंशन ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ। जैसे आपने यहाँ पे 31.122 को जब राउंड ऑफ किया, और राउंड ऑफ कैसे किया, इस तरीके से किया कि क्वांटिटी के अंदर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रहनी चाहिए। तो 31.1 आया या 31.2, तो लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट जो 0.1 थी, इसके आगे की डिजिट देखी, वो 5 से छोटी थी, तो नो चेंज इन द लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट, जैसे अभी बताया। क्लियर हो गया, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम रूल पढ़ते हैं अपने अगले, दैट इज अबाउट द मल्टीप्लीकेशन रूल और डिवीजन रूल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल एक जैसा होता है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का रूल एक जैसा होता है। तो नाउ द मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन अगर कर रहे हैं, तो उसके दौरान जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब देखो, एक ही बड़ी बेसिक सी बात थी बेटा, देखो वो क्या थी, वो ये थी कि मान लीजिए आपके पास, जब भी हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, तो आपने क्या देखा, डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट होनी चाहिए। यहाँ पे टोटल डिजिट्स गिनी जाएंगी टोटल क्वांटिटी के अंदर। टोटल का मतलब देखो, थोड़ा मैं ऊपर ले चलता हूँ आपको दोबारा से। मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, बड़े ध्यान से देखना बेटा, मान लो ये होता 12.11 मल्टीप्लाइड बाय 18.0 मल्टीप्लाइड बाय 1.012। अब इसका आंसर क्या है, अब हमें बेटा पता है बेटा, इसमें क्या, इसमें टोटल डिजिट्स गिननी है, टोटल टोटल टोटल, बोलो इसमें टोटल डिजिट कितनी है बेटा, 4। इसमें टोटल डिजिट बेटा कितनी है, 3। इसमें टोटल डिजिट बेटा कितनी है, 4। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 डिजिट्स हैं इसमें, है ना, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं।
कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 4 3 4। तो अब इन सब को मल्टीप्लाई कर दो पहले, ठीक है बेटा। जो भी आंसर आए तो आंसर के अंदर फाइनल रिजल्ट में मिनिमम नंबर ऑफ अमंग द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें जितनी है तो वही आंसर में रहनी चाहिए। तो आपके जो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आएगा तो उसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। बोलो बेटा कितनी होंगी? 3 होनी चाहिए। और 3 कैसे रखें? रिटेन करने की प्रोसेस को राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? राउंडिंग ऑफ। अब आप समझ में आ गई आपको बात, दोनों में फर्क क्या था? कंपेयर कर दिया। देखो, जो एडिशन के क्वेश्चन हो या सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हो उसमें पहले फाइनल रिजल्ट निकाल लो। उस फाइनल रिजल्ट में अब हमें क्या करना है? एडिशन माइनस और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चनों में डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट ही रहनी चाहिए अमंग द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे 0.0 एक ही थी डिजिट, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 3 थी, तो एक ही रखनी थी, इसलिए एक रखनी थी तो इनको उड़ा दिया, इनको राउंडिंग ऑफ कर दिया राउंडिंग ऑफ के तरीके से। जब मल्टीप्लाई और डिवीजन के क्वेश्चन हो तो उसके दौरान आपको डेसिमल के बाद की नहीं, आपको टोटल डिजिट्स काउंट करनी है। टोटल टोटल टोटल। तो मिनिमम देख लो किसमें है, मिनिमम 3 है, तो फाइनल रिजल्ट में वो मिनिमम जितनी रखनी है। क्लियर हो गया बेटा? अब आपको पढ़ के दिखाते हैं ये सारी बातें। देखो बेटा, अब एनसीईआरटी की बुक की लैंग्वेज पढ़ते हैं बेटा। अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की बातें। इन दीज ऑपरेशन द रिजल्ट must be reported with no more significant figures as are there in the measurement of few significant figures, जो उनकी मेजरमेंट के दौरान आई हैं उससे ज्यादा ना हो। सिंस, अब इन दोनों में देखो, सिंस 2.5 हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2.5 में तो इसके अंदर तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है ना। द रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर देन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये दो जो क्वेश्चन था ना बेटा, ये क्या था? इनके बीच में है यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, देखो ऐसे 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.25। अब देखो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा? बताओ बेटा कितना आएगा, जल्दी बताओ। क्या यही आना चाहिए, कुछ अलग आता है? देखो मैं बताता हूँ। 25 को इससे करते हैं, 25 5 जा 5, 12 कैरी ओवर, 25 टू जा 50 और 2 6 कैरी ओवर, 25 वन जा 1 और 6 31, ठीक हो गया। और डेसिमल आ गया, 2 इधर था 1 इधर था, बिल्कुल ये मल्टीप्लाई का इक्वेशन था बेटा। क्लियर हो गया? तो अब इसमें कितना आंसर आए? अब ये बताओ, इन दोनों के बीच में मैंने मल्टीप्लाई का देखो साइन है, इसमें कितनी डिजिट्स हैं? टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 है। फाइनल रिजल्ट में 2 रहनी चाहिए, तो 3.125 आंसर आ गया। लेकिन अब आंसर कितना रहे? अब इसमें 2 ही रखनी है, तो ये 1 क्या है? दैट इज द लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट। 1 बेटा क्या है यहाँ पे? दैट इज द लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट, ये लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट है। ठीक हो गया बेटा? इतनी बात समझ में आ गई ना? और ये लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट से जो अगली डिजिट है, नेक्स्ट डिजिट, दैट इज अ 2। तो 2 क्या है? लेस देन 5 है, इसलिए लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट के अंदर नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आंसर क्या रहेगा? 3.1। सो 3.1 इज आंसर। क्लियर हो गया बेटा? अब समझ में आ गया होगा ना रूल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स ड्यूरिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन एक जैसे थे और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के एक जैसे रूल थे। तो ये बातें बेटा आपको ध्यान रखनी है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं बेटा, इसी हेडिंग में आज हमारा 1.4 वाला पॉइंट चला हुआ है। अब देखो इसमें देखते हैं बेटा, देखो while limiting, जैसे राउंडिंग ऑफ की हम बातें कर रहे थे, while limiting the result to the required number of significant figures as done in the above mathematical operation, देखो जो हमने जिसे राउंडिंग ऑफ कहते हैं बताया था ना, the process of retention of required number of digits, the process of retention of required number of significant figure किसके अंदर? in the result called as the rounding off। तो वन हैज टू कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर राउंडिंग ऑफ। अब राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है? राउंडिंग ऑफ होता क्या है? बोलो राउंडिंग ऑफ की डेफिनेशन क्या होगी? अभी मैंने बताया था, द प्रोसेस ऑफ रिटेंशन ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट इन द फाइनल रिजल्ट इज कॉल्ड एज द राउंडिंग ऑफ। अब उसके रूल देखें आप क्या है, देखो अब बड़े ध्यान से देखना एनसीईआरटी की बुक क्या कहती है, अब वो आपको समझाते हैं। इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड
जो राइट मोस्ट डिजिट है जो हमें रिमूव करनी है इज मोर देन 5, अगर वो 5 से बड़ी है। जैसे मैंने बताया, आप ध्यान से देखिए 1385 है, 1386 है, देखो यहाँ पे 1386। इसको हमें क्या करना है, हम ये चाहते हैं इसको, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर रह जाए। मतलब इसके अंदर क्या रह जाए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है, देखो बड़े ध्यान से, ये था 1386। हम ये चाहते हैं कि इसमें इसको उड़ा दें यहाँ से, वन पॉइंट ये इतना रखना है। तो ये लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट 8 हो गई बेटा, क्या हो गई, द लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट है ये, बोलो क्या है, दैट इज द लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट, जैसे मैंने आपको बताया था, दैट इज द लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट। अब लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट से जो अगली डिजिट है जिसको हमें रिमूव करना है, तो वही तो हमने लिखा था ना, देखो यहाँ पे देखो बड़े ध्यान से, अभी यहाँ पे क्या लिख रखा है, देखो क्या लिख रखा है, बोलो इसके अंदर, यहाँ पे देखो ये लिख रखा है, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव, बिल्कुल राइट वाली डिजिट जो हमें हटानी, जो 6 है यहाँ पे हटानी है, इज मोर देन 5, अगर वो 5 से बड़ी है, 5 से तो बड़ी है, द प्रीसीडिंग नंबर, प्रीसीडिंग का मतलब द लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट को यहाँ पे प्रीसीडिंग नंबर कहा जा रहा है। समझ में आ गई बात, ये प्रीसीडिंग नंबर जो शब्द है किसके लिए यूज किया गया है, लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट के लिए, जो ये 1.38 में 8 है यहाँ पे लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट, दैट इज कॉल्ड एज द प्रीसीडिंग नंबर। जो नंबर हटाना है, 6 को हटाना है, उससे पहले वाली डिजिट जिसे प्रीसीडिंग नंबर कहते हैं, इज इंक्रीज बाय 1, उसमें एक बढ़ जाएगा, 1.38 में 8 जो है लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट में 1 ऐड कर दो, तो क्या आ गया, 1.39 इज द आंसर। देखो यहाँ, अब तो आप समझ गए होगे मेरी बात। अब देखो आगे चलते हैं, बड़े ध्यान से देखना बेटा आगे। दूसरा रूल, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5, अगर वो 5 से छोटी हो। अब देखो जो मैंने लिखा है इसको देखो मैं क्लियर कर देता हूँ बेटा। अब अगला एग्जांपल यही लेते हैं जो एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। अब देखना बेटा यार, देखो अब क्या नंबर दे रखा है बेटा यहाँ पे, अब नंबर आ गया बेटा 4.334, और ये हमें हटाना है। तो ये बेटा 3 बोलो कौन हो गई, लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, मैं लैंग्वेज बोल के दिखाता हूँ आपको, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। एग्जाम में क्वेश्चन बेटा कुछ ऐसे आता है, ये कहेंगे आपको कि एक काम करो, जो ये गिवन क्वांटिटी है ना बेटा 4.334, इसको कन्वर्ट करो अप टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 का मतलब 4.33 इतनी रखो, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखो, मतलब इसको रिमूव कर दो। तो इसको तो रिमूव करना है, और लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट फिर कौन हो जाएगी 4.33 में, ये वाली 3। अब जिस लास्ट डिजिट को आप रिमूव कर रहे हैं वो लेस देन 5 है, जो यहां पे लिख रखा था, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5, अगर वो 5 से छोटी है तो क्या करें, द प्रीसीडिंग नंबर, प्रीसीडिंग नंबर बेटा यहाँ पे कौन हो गया, दैट इज 3, देखो ये वाला 3, ये आपका प्रीसीडिंग नंबर है, ठीक है। द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज्ड, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये जो लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट से जो अगली फिगर है इट इज लेस देन 5, ये 5 से छोटी है। अगर ये 5 से बड़ी होती तो लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट में 1 ऐड कर देते, जैसे हमने ऊपर किया था। 1.38 का 1.39 आंसर आ गया था, क्योंकि यहाँ पे जो 6 था, जो लास्ट डिजिट हमने हटाई थी, ये क्या थी बेटा, दैट इज ग्रेटर देन 5, इसलिए हमने लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट में क्या ऐड कर दिया था, 1, और 1.39 आंसर आ गया। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बोलो 4.33 रह जाएगा, क्योंकि लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट से अगली जो डिजिट है वो 4 है, वो लेस देन क्या है, 5 है। क्लियर हो गया बेटा, चलो ठीक है। अब अगला रूल पढ़ते हैं राउंडिंग ऑफ का। अब देखना बेटा, इफ द इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5, अगर 5 हो तो क्या करें, 5 हो तो बेटा क्या करें, तो फिर क्या करेंगे, अब इसके 2 पॉइंट आ जाते बेटा, यहाँ पे 2 बातें यहाँ पे बन जाएंगी। 2 बातें बेटा कैसी बनेंगी, देखो 2 चीज मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना। एक नंबर तो मैंने लिख दिया बेटा 6.35, बड़े ध्यान से देखना। एक मैंने लिख दिया बेटा 6.25, ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए। अब इसमें हम चाहते हैं ये इतने रख ले 6.3 तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखनी है, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखनी है। तो लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट बताओ कौन हो गई यहाँ पे, लास्ट, ये है लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट बेटा, ये कौन हो गई, दैट इज द लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट। समझ में आ गई ना बात, ऐसे इसमें ये 2 क्या है, दैट इज द लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट। इसी टाइप से ये भी बेटा लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट हो गई। अब क्या करें, लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट से अगली डिजिट को हटाना है, लेकिन वो तो इक्वल टू 5 आ गई, तो क्या करें,
अभी आपने सीखा लेस देन 5 हो तो लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट में नो चेंज, अगर ग्रेटर देन 5 हो ये तो लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट में 1 ऐड कर दो। अगर 5 हो तो क्या करें, 5 हो तो क्या करना है, अब वो रूल आपको पढ़वाते हैं। देखो, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5, जैसे यहाँ पे भी 5 को रिमूव करना है, यहाँ पे भी 5 को रिमूव करना है, देन द प्रीसीडिंग नंबर का मतलब लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट, लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट, द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज इफ इट इज इवन। अगर ये इवन कहां पे बेटा, ये 2 है, लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट यहाँ पे तो देखो इवन है बेटा, 2 है, और यहाँ पे लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट देखो 3 है, यानी ये तो ओड है। तो क्या है बोलो रूल, द लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट दैट इज अ प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज, मतलब आंसर क्या रह गया यहाँ पे 6.2 आंसर आ गया। बट इट इज इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ओड नंबर। अब 6.3 में 3 तो ओड था बेटा, इसलिए जो लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट है 3 इसमें एक ऐड कर दो, बोलो आंसर क्या आ गया, 6.4 इज द आंसर। क्लियर हो गया बेटा, आपको कुछ पता चला मैंने क्या बताया, अगर लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट से अगली डिजिट, राइट मोस्ट डिजिट जो रिमूव करनी हो, अगर वो 5 है तो क्या करें, तो लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट को देखें, मतलब प्रीसीडिंग नंबर को देखें जो उससे जस्ट पहले है। अगर वो इवन है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो ऐसा आंसर आ जाएगा जैसे 6.2 आंसर आ गया। अगर वो ओड नंबर है तो उसमें एक ऐड कर दे, जैसे 6.3 की बजाय 6.4 आंसर आ गया। तो ऐसे ही यही एग्जांपल मैंने ले दिया, देखो इफ 6.35 होता, इज टू बी राउंडिंग ऑफ by removing 5 we have to increase 3 to 4, देखो 6.3 का 6.4 आंसर आ गया। क्लियर हो गया ना, अगर 6.25 होता जैसे ऊपर दिखाया तो आंसर क्या आ जाएगा, 6.2 इज द आंसर। क्लियर हो गया, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, साइड में आपको समझा दिया गया है बेटा। क्लियर, ठीक है बेटा। चलो, हमारी लास्ट हेडिंग है इसके अंदर अब ये आज के सेशन के अंदर, दैट इज द डायमेंशनल एनालिसिस। बोलो नेक्स्ट हमारी क्या है, दैट इज द डायमेंशनल एनालिसिस 1.4.3। अब इसकी लैंग्वेज बताते बेटा, सारी लैंग्वेज हम एनसीईआरटी की बुक की लाइन को हम मतलब आपको समझा रहे हैं, आपको वो मतलब समझना है, जैसे मैं साइड में लिख देता हूँ ना, आप भी अपनी एनसीईआरटी बुक में साइड में पेंसिल से लिख लेना ताकि आपको याद रहे। कुछ डेफिनेशंस भी मैं साथ के साथ बोल रहा हूँ, बीच बीच में आई हैं जो, वो आप ऐड यहीं पे अपनी नोट कॉपी के अंदर ऐड कर लेना या इसी नोटबुक के अंदर ऐड कर लेना। तो नेक्स्ट हेडिंग इज 1.43 डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशंस मतलब जो डायमेंशंस होती है, डायमेंशनल एनालिसिस फिजिक्स में करते हैं ना, एमएलटी, यूनिट्स क्या होती हैं, मास लेंथ टाइम के, एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, मतलब उससे रिलेटेड बातें अब हम करने वाले। ऑफन व्हाइल कैलकुलेटिंग देयर इज ए नीड टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। हम अक्सर क्या करते हैं, यूनिट को चेंज तो देखो करना आना ही चाहिए, एग्जाम में भी आता है यूनिट कन्वर्जन। तो द मेथड यूज टू accomplish this is called factor level method और द यूनिट फैक्टर मेथड और द डायमेंशनल एनालिसिस। एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदलना, किलोग्राम को ग्राम में बदलना, ठीक है ना, आपके फिट हैं उसको इंच में बदलना, इंचेस को फिट में बदलना, इंचेस को सेंटीमीटर में बदलना। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं बेटा, मैं आपको बता दूं, जैसे कभी मैंने याद किया था, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, ऐसे हम याद करते हैं। तो इनका इंटर कन्वर्जन कर देना। तो इन सिस्टम को बदलने के लिए जो तरीके यूज होते हैं वो फैक्टर लेवल मेथड हो सकता है, यूनिट फैक्टर मेथड हो सकता है, और डायमेंशनल एनालिसिस मेथड हो सकता है। अब इनके एग्जांपल देखते हैं बेटा, देखो जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं एग्जांपल देखो। ए पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच, 3 इंच का है बेटा, वो रिप्रेजेंटेड एज आई एन लिख दिया। व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो 1 इंच होता है उसमें 2.54 सेंटीमीटर होती है 1 इंच में। तो सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा, 1 इंच में इतने होते हैं तो 3 इंच में कितने, एक में कितने, तो 3 में कितने, तो कितने, तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दें आप उसको, क्या कर दे बेटा, मल्टीप्लाई आप कर देते हैं। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 इंच के अंदर बेटा कितने होंगे, 3 × 2.54, बोलो कितने हो जाएंगे, 3 × 2.54। आप ऐसा कर लेते हैं अगर आप इसको बदलना चाहें किस चीज में, सेंटीमीटर में। क्लियर हो गया बेटा, क्योंकि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो बोथ ऑफ दीज आर कॉल्ड एज द यूनिट फैक्टर, इनको यूनिट फैक्टर कहते हैं। इफ सम नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय दिस यूनिट वन, इट विल नॉट अफेक्टेड अदरवाइज।
वो उसमें कोई चेंज नहीं आता। देखो यूनिट आपकी बदल गई। अब देखो आगे चलते हैं बेटा, क्लियर हो गया आगे ना बेटा। ये बात की तो सिंपल मैथमेटिक्स था बेटा जो आपको बताया गया यहाँ पे। देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दिया बेटा, 2.54 सेंटीमीटर, मतलब ये सेंटीमीटर बन गए। क्लियर हो गया, क्योंकि हमने सीखा कि 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 इंच में जस्ट मल्टीप्लाइड। नाउ द यूनिट फैक्टर, नाउ द यूनिट फैक्टर बाय विच मल्टीप्लीकेशन इज डन इज दैट ऑफ, आप उसको यूनिट फैक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन सिंपल मैथमेटिक्स था बेटा ये आपका, विच गिव्स द डिजायर्ड यूनिट। अब देखो इधर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये भी पढ़वा देते हैं। देखो इट शुड ऑल्सो बी नोटेड इन द अबव एग्जांपल दैट यूनिट कैन बी हैंडल्ड जस्ट लाइक अदर न्यूमेरिकल पार्ट। इट कैन बी कैंसिल्ड, डिवाइडेड, मल्टीप्लाइड, स्क्वायर्ड एक्सेट्रा। लेट अस स्टडी इट विद मोर एग्जांपल्स। देखो, ए जग कंटेन 2 लीटर मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन मीटर क्यूब। उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें। देखो 1 लीटर में आप जानते हैं 1000 ml होते हैं, 1 ml का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। और 1 मीटर के अंदर आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये भी आप जानते हो बेटा। क्या जानते हो, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब क्या करोगे, तो 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर। देखो कहने का मतलब क्या है, ये इंटर कन्वर्जन है यहाँ पे। इसको मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मीटर क्यूब में बेटा कैसे कन्वर्ट करें इस चीज को, सिंपल यूनिट कन्वर्जन है। तो आपने पहली चीज तो देखो यहाँ पे लिख दी। अब देखो आपका आंसर क्या आ गया, 2 × 1000 सेंटीमीटर आ गया ना बेटा यहाँ पे। तो 2 लीटर के अंदर कितना आ जाएगा बेटा, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 2 लीटर में 2000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएंगे यहाँ पे। और मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप इसको फिर मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बड़ी आराम से उसी टाइप से। तो ये सिंपल यूनिट कन्वर्जन दे रखे बेटा, तो ये तो आप कर ही लोगे खैर बड़ी आराम से, आपकी बुक के अंदर दे रखे। अब देखो इसमें देखो, ये सारे के सारे 4th 5th क्लास के क्वेश्चन है यहाँ पे जो दे रखे। हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 days। तो आप ये जानते हो कि एक दिन के अंदर कितने आपके घंटे होते हैं। जैसे एक एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं। फिर एक एक घंटे में कितने मिनट होते हैं। फिर 1 मिनट में कितने आपके, देखो 2 दिन, 2 को किससे मल्टीप्लाई करो, 24 से, तो आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। डेज को किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, आवर्स में। आवर को मिनट में कैसे करोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो बेटा ये क्या आ गई, दीज टोटल आर दी सेकंड्स। क्लियर हो गया। तो 2 दिन के अंदर कितने सेकंड होंगे, तो आपके निकल गए बेटा बिल्कुल सीधे। तो 2 दिन को पहले किस में कन्वर्ट किया आपने, पहले 24 से मल्टीप्लाई करके उसको आवर में कन्वर्ट किया, तो 48 आवर्स हो गए। आवर एक एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो जितने होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये टोटल आपके मिनट्स बन गए। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इससे मल्टीप्लाई करके आपने टोटल आपके क्या बना दिए यहाँ पे, ये सेकंड्स बना दिए। तो इस टाइप से 2 days को आप किस में कन्वर्ट कर पाए, यहाँ पे सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट कर पाते हैं। तो दिस कॉल्ड एज द यूनिट कन्वर्जन। ये सारे के सारे आपके यूनिट कन्वर्जन कहलाते हैं। क्लियर हो गया बेटा, आगे ना बात समझ में। तो देखो वही यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखा रखा है। देखो 2 × हाँ, तो आप देखें यहाँ पे कि हमने 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 24 से, क्योंकि ये आपके क्या बन गए, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। फिर मल्टीप्लाई 60 से क्यों किया आपने, आवर्स को मिनट में कन्वर्ट किया। फिर मल्टीप्लाई 60 से क्यों किया, क्योंकि सेकंड में, जैसे अभी आपको समझाया गया था। तो ये था बेटा हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने कंप्लीट आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा बेटा, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ये हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। तो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं। तो होप कि आपने बड़े अच्छे से हर चीज को नोट डाउन कर लिया होगा। बड़ी बेसिक सी बातें थी वैसे, आपने छोटी क्लासेस में सीख भी रखी थी, लेकिन फिर से हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है 11th केमिस्ट्री की, उसमें ये बातें दे रखी हैं। और ये
चीजें बड़ी ही बेसिक थी, आपके एग्जाम में आ जाती, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ जाती, यूज कर लेते हैं। इन्हीं वजह से काफी बार क्वेश्चन हमारे जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं वो आपके गलत भी हो जाते हैं। तो इन चीजों को आपको भूलना नहीं है। ओके बेटा, थैंक यू।